हेलो स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे हम बात करेंगे बच्चों थर्ड चैप्टर की काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस और इसके न्यूमेरिकल्स हम लोग सॉल्व करेंगे महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के लिए 12th स्टैंडर्ड के लिए। राइट, तो पहले कुछ फॉर्मूला देख लेते हैं, इस फॉर्मूला के बेस पे फिर न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे। राइट, देखो तो आपका काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में ये कुछ फॉर्मूले हैं। पहले नंबर ऑफ मोल्स के दो फॉर्मूले आपको ध्यान में रखने हैं। एक मास इन ग्राम अपॉन मोलार मास, मतलब आपका मास जो है मास अपॉन मोलार मास है, मास ग्राम में होना चाहिए, मोलार मास जो है ये हर एक अलग अलग गैसेस का अलग अलग होता है। और दूसरा फॉर्मूला है आपका नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अपॉन एवोगेड्रोस नंबर। तो यहाँ पे एवोगेड्रोस नंबर का वैल्यू आपको ध्यान में रखना है 6.022 इंटू 10⁻23, ये एवोगेड्रोस नंबर होता है। फिर उसके बाद फॉर्मूला है आपका पीवी इज इक्वल टू एनआरटी और पीवी इज इक्वल टू एनकेबीटी, ये दोनों आइडियल गैस इक्वेशन है, आइडियल गैस इक्वेशन। और दो फॉर्म है इसके, एक तो पीवी इज इक्वल टू एनआरटी में एन नंबर ऑफ मोल्स है, लेकिन ये जो आपका पीवी इज इक्वल टू एन के बी टी है, इसमें आपका के बी जो है वो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट होता है। एन यहाँ पे आप देख सकते हो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, राइट। और आर का जो एक और फॉर्मूला आता है के बी एन टू एन ए। और यहाँ पे आपका जो मोलार मास है उसका एक और फॉर्मूला है, एंड दैट इज मास ऑफ वन मॉलिक्यूल मल्टीप्लाइड बाय एवोगेड्रोस नंबर। ठीक है, क्योंकि देखो आपका जो ये फॉर्मूला होता है, मोलार मास होता है, मोलार मास का मतलब होता है एक मोल का मास, एक मोल मॉलिक्यूल्स का मास। अब एक मोल मॉलिक्यूल का मास मतलब कितने मॉलिक्यूल्स होंगे, एन ए मॉलिक्यूल्स होंगे। तो अगर मान लो एक मॉलिक्यूल का मास एम है, तो एक मोल मॉलिक्यूल्स का मास क्या होगा, एन ए इंटू एम हो जाएगा। राइट, तो यही तुम्हारा मोलार मास होता है। तो मोलार मास का एक और फॉर्मूला एम इंटू एन ए, समझ गए। चलो, और उसके बाद यहाँ पे मीन फ्री पाथ आपको दिख रहा है, मीन फ्री पाथ का जो है फॉर्मूला आपका आ जाएगा, दैट यू कैन सी 1/√2π d²n/v, डी डायमीटर ऑफ मॉलिक्यूल और एन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होता है और वी वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल होता है। ठीक है, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखो यहाँ पे आपको दिख रहा है ऑब्टेन द मीन फ्री पाथ ऑफ नाइट्रोजन मॉलिक्यूल एट 0 डिग्री सेल्सियस एंड 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, द मॉलिक्यूलर डायमीटर ऑफ नाइट्रोजन इज 324 पीएम, पीएम मतलब पिकोमीटर होता है। तो चलो आपका फॉर्मूला लगाना है आपको मीन फ्री पाथ का, लैम्डा का। तो लैम्डा में क्या था बताओ, यहाँ पे अभी हम लोगों ने देखा था डायमीटर, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स और वॉल्यूम। तो चलो पहले जो भी इंफॉर्मेशन देके रखा हुआ है वो हम देख लेते हैं। टेम्परेचर देके रखा हुआ है, टेम्परेचर आपका 0 डिग्री सेल्सियस है। टेम्परेचर कभी भी आप केल्विन में लोगे, केल्विन में मतलब डिग्री सेल्सियस में जो भी दिया रहेगा उसमें 273 ऐड कर देना, तो आपको केल्विन में आंसर मिल जाएगा। प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर दिया हुआ है, 1 ATM दिया हुआ है, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर को आपको एसआई यूनिट में पास्कल में चेंज करना है। और 1 एटमॉस्फेयर का मतलब होता है 101 इंटू 10⁵ पास्कल या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, डायमीटर आपको देके रखा हुआ है 324 पीएम, पीएम का मतलब होता है पिकोमीटर, इसको मीटर में कन्वर्ट करोगे तो 10⁻12 से मल्टीप्लाई करना है, तो पिकोमीटर टू मीटर कन्वर्ट हो जाएगा। केबी का वैल्यू आपको ऑलरेडी देके रखा हुआ है। अब देखो अपने को इक्वेशन में एन और वी चाहिए था, लेकिन यहाँ पे एन और वी तो कुछ है नहीं। यहाँ पे आप लोग को किधर क्या देके रखा हुआ है, प्रेशर और टेम्परेचर देके रखा हुआ है। तो आप क्या करोगे, आप पहले आइडियल गैस इक्वेशन का यूज करके एन और वी ढूंढोगे। तो हम कौन सा आइडियल गैस इक्वेशन यूज करेंगे, आप देख सकते हो यहाँ पे ये वाला जो है ना, पीवी इज इक्वल टू एन के बी टी, ये वाला यूज करेंगे हम लोग। ठीक है, तो पी वी इज इक्वल टू एन के बी टी, वो इसलिए क्योंकि एन बाई वी डायरेक्टली आपको मिल जाएगा, तो यहाँ से आपको एन बाई वी का वैल्यू मिल जाएगा। एन बाई वी इज इक्वल टू पी अपॉन आई थिंक के बी टी होगा, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। एन बाई वी इज इक्वल टू पी अपॉन के बी टी। अब उसके बाद आप मीन फ्री पाथ का फॉर्मूला यूज करो, लैम्डा इज इक्वल टू 1/√2 पाई डी स्क्वायर एन बाई वी। सो दैट इज इक्वल टू, यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग, लैम्डा इज इक्वल टू 1/√2 पाई डी स्क्वायर एन बाई वी का वैल्यू पी बाई के बी टी, पी अपॉन के बी टी। और ये आपका के बी टी ऊपर चला जाएगा, तो के बी टी अपॉन√2 पाई डी स्क्वायर इंटू पी। ये वैल्यू आपका आ जाएगा 1.38 इंटू 10⁻23। टेम्परेचर आपका 273 है, और √2 का वैल्यू 1.414 होता है, पाई का वैल्यू 3.14 होता है।
डायमीटर आपको देके रखा हुआ है 324 इंटू 10⁻⁻12, इसका स्क्वायर कर दो आप। और प्रेशर जो है वो 1.01 इंटू 10⁻5 हो जाएगा। ठीक है, जब ये सारे वैल्यू सॉल्व करोगे, आई थिंक आपको लॉग यहाँ पे यूज करना पड़ेगा इसको सॉल्व करने के लिए, राइट। तो आप ये वैल्यू सॉल्व करोगे तो आपको कुछ ना कुछ यहाँ पे मैंने लिख के रखा है पहले से, 0.8 इंटू 10⁻⁻7 मीटर मिल जाएगा। ये आपका टेक्स्ट बुक का सॉल्व एग्जाम्पल ही है, तो इसमें आपको दिख जाएगा। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलें। Two vessels A and B are filled with same gas where volume, temperature, pressure in vessel A is twice the volume, temperature, and pressure in vessel B. Calculate the ratio of number of molecules of gas in vessel A to that in vessel B. चलो ठीक है, तो यहाँ पे एक काम करते हैं, हम लोग वापस से वही फॉर्मूला यूज कर लेंगे, PV इज इक्वल टू NKBT। तो सबसे पहले वैल्यूज देख लेते हैं। वेसल A और वेसल B, ये दो दे रखा है। तो यहाँ पे आपका जो है, मान लेते हैं प्रेशर, कौन सी चीजों की बात की है, वॉल्यूम, टेम्परेचर, प्रेशर, राइट। तो इसका वॉल्यूम V1 मान लेते हैं, प्रेशर P1 मान लेते हैं, टेम्परेचर T1 मान लेते हैं। इसका वॉल्यूम V2, प्रेशर P2 और टेम्परेचर T2। अब देखो, वेयर वॉल्यूम, टेम्परेचर एंड प्रेशर इन वेसल A इज ट्वाइस दैट इन B, मतलब A का डबल है B में। तो इसका मतलब P1 2 टाइम्स P2 है, V1 2 टाइम्स V2 है, और T1 2 टाइम्स T2 है। और आपको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बोला है ना, N1 अपॉन N2 का रेशियो बोला है। तो आप फॉर्मूला यूज करोगे PV इज इक्वल टू NKBT। तो P1 V1 इज इक्वल टू N1 KBT1 और P2 V2 इज इक्वल टू N2 KBT2। ओके, दोनों को डिवाइड कर दोगे इक्वेशन को, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2, तो 1 डिवाइडेड बाय 2 कर लो आप। 1 डिवाइडेड बाय 2 करोगे तो P1 V1 अपॉन P2 V2 इज इक्वल टू N1 KB T1 अपॉन N2 KB T2 आ जाएगा। तो भाई KB KB तो गया, और P1 अपॉन P2 में यहाँ पे देखो ये वाले वैल्यूज तीनों डाल दो। P1 इज इक्वल टू 2P2, तो P1 की जगह पे 2P2 डाल दो। V1 इज इक्वल टू 2V2, यहाँ पे 2V2 डाल दो, अपॉन P2 V2 तो वैसे ही रहेगा, इज इक्वल टू N1 अपॉन N2 तो हमको ढूंढना ही है, तो N1 वैसे रहेगा। T1 का जो वैल्यू है वो 2T2 आ जाएगा, तो यहाँ पे 2T2 आ गया, अपॉन N2 इंटू T2, तो T2 कैंसल, V2 कैंसल, P2 कैंसल, 2 और 2 कैंसल। तो फाइनली भैया आपका वैल्यू N1 अपॉन N2 जो आया है वो 2/1 आया है, इसलिए N1:N2 का रेशियो 2:1 हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब कुछ फॉर्मूले और देख लो। आइडियल गैस का प्रेशर का फॉर्मूला है P इज इक्वल टू 1/3 रो V स्क्वायर RMS, जहाँ पे रो क्या है, डेंसिटी है। डेंसिटी क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। तो यहाँ पे आप देखो ध्यान से कि भाई डेंसिटी जो होता है मास अपॉन वॉल्यूम होता है। अगर मैं एक मॉलिक्यूल का मास m लेता हूं और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स n लेता हूं, तो टोटल मास क्या हो जाएगा, एक मॉलिक्यूल का मास मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो आपका डेंसिटी क्या हो जाएगा, NM/V। वही डेंसिटी में आप देख सकते हो, यहाँ पे अगले ही पार्ट में आपको डाल के रखा हुआ है डेंसिटी का NM/V। V यहाँ पे वॉल्यूम है, n नंबर ऑफ मोल्स है, m मास ऑफ वन मॉलिक्यूल है। ठीक है, ये V स्क्वायर RMS है। VRMS क्या है आपका, रूट मीन स्क्वायर स्पीड। रूट मीन स्क्वायर स्पीड, उसका दो फॉर्मूला आप यूज कर सकते हो, 3RT/m0 जहाँ पे m0 मोलार मास है, 3KBT/m जहाँ पे m मास ऑफ वन मॉलिक्यूल है। ठीक है, फिर देन आपका एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, जस्ट अ सेकेंड ना, इसको हटा देता हूं मैं। एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी आप देख सकते हो यहाँ पे, E का वैल्यू 3/2 PV, एक तो ये फॉर्मूला हो गया। ये सिर्फ ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी है, दैट्स इट। और अगर मैं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से डिवाइड कर दूं, तो ये एवरेज का ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल हो जाएगा। एक मॉलिक्यूल का 3/2 KBT होता है। एक मॉलिक्यूल का एवरेज काइनेटिक एनर्जी 3/2 KBT होता है। चलो इतनी बातों के साथ अब क्वेश्चंस पे चलते हैं। ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। एट सॉरी At 300 Kelvin, what is the RMS speed of helium atom
मास ऑफ हीलियम एटम इज 4u एंड 1u इज इक्वल टू 1.66 इंटू 10⁻⁻27 kg, और kb का वैल्यू आपको देके रखा हुआ है। आपको आरएमएस स्पीड ढूंढना है, आप या तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर सकते हो, ये वाला सेकंड वाला वी आर एम एस 3 kbt/m, पर ये फॉर्मूला आपको कहीं टेक्स्ट बुक में दिया नहीं है, तो इसलिए आप एक काम करो, आप क्या करो यहाँ पे, जो भी हाफ एम ये इक्वेशन यूज कर लेना। आपका जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी होगा हाफ, या फिर आप एक काम करो, रुको रुको, आप वही वाला पहला वाला फॉर्मूला यूज करो, उसके बाद वैल्यूज डाल के आप दूसरे फॉर्मूले पे चले जाना। तो आप सबसे पहले एक काम करो, जो भी वैल्यूज दिया है वो लिख लेते हैं हम लोग। हम लोग को टेम्परेचर दिया हुआ है 300 केल्विन, उसके बाद केबी का वैल्यू देके रखा हुआ है, और उसके बाद मास ऑफ हीलियम एटम। एक हीलियम एटम का मास, अब देखो हीलियम एटम में मॉलिक्यूल नहीं होता है, बल्कि जो एटम होता है वही आपका मॉलिक्यूल होगा, क्योंकि मोनो एटॉमिक गैस है, एक एक एटम वाला गैस है, एक एटम ही एक मॉलिक्यूल कहलाएगा। तो ये m मास ऑफ वन एटम या वन मॉलिक्यूल अगर आप बोलो तो उसका वैल्यू उन्होंने 4u दे के रखा हुआ है, 4u, और u का वैल्यू जो है वो है यहाँ पे 1.66 इंटू 10⁻⁻27 kg, ठीक है। और आपको निकालना क्या है, आरएमएस स्पीड निकालना है, वी आर एम एस। तो चलो शुरू करते हैं, पहला वाला फॉर्मूला यूज करो पहले, तो वी आर एम एस इज इक्वल टू √3 RT/m0, m0 मोलार मास होता है। अब इसमें दो फॉर्मूला यूज कर लो तो आपको दूसरा वाला फॉर्मूला आ जाएगा। आप इसी तरह से करना, टेक्स्ट में थोड़ा अलग तरीके से किया हुआ है, वो हाफ mv² RMS वगैरह यूज किया हुआ है, और आप सीधा सीधा ये यूज कर सकते हो, R इज इक्वल टू KB/NA लिख दो। और हमको पता है कि m0 का वैल्यू जो होता है वो होता है आपका m इंटू मास ऑफ वन मॉलिक्यूल मल्टीप्लाइड बाय एवोगैड्रोस नंबर। तो यहां से अगर आप देखो, इसको इक्वेशन 1 डाल देते हैं हम लोग, तो R/m0 का वैल्यू आपको क्या मिल जाएगा, KB/m। इसको इक्वेशन 1 में डाल दो, R/m0 की जगह पे KB/m डाल दो, तो VRMS का वैल्यू आपका क्या आ जाएगा, √3, R/m0 की जगह पे आपका आ जाएगा KB/m, KB/m, और टी तो वैसे रहेगा। तो ये सेकंड फॉर्मूला बन गया आपका 3 kbt/m। चलो वैल्यूज डालो, सीधा सीधा आपको आंसर मिल जाएगा। 3 मल्टीप्लाइड बाई केबी का वैल्यू 1.38 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻23, और टेम्परेचर जो है उसका वैल्यू है यहाँ पे 300 डिवाइडेड बाय m स्मॉल m, यहाँ पे आपको 4 इंटू 1.66 इंटू 10⁻⁻27। अब ये आपको लॉग का यूज करके आपको आएगा, तो लॉग मैंने ऑलरेडी सिखा दिया है वीडियो में, एक वीडियो बना के, तो आप वहां पे देख सकते हो लॉग का कैलकुलेशन कैसे करते हैं। पहले अंदर वाला पूरा पार्ट लॉग से कैलकुलेट कर लेना, और उसके बाद स्क्वायर रूट ले लेना। स्क्वायर रूट भी कैसे लेते हैं वो भी मैंने वीडियो में बताया, लॉग के सहारे, ठीक है। इसका आंसर जो है आपको टेक्स्ट बुक में मिल जाएगा, मैं आपको बता देता हूँ इसका आंसर, क्योंकि ये टेक्स्ट बुक का ही क्वेश्चन है, सॉल्व किया हुआ है। सो इट इज कमिंग आउट टू बी 1368 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो कैलकुलेशन वाला पार्ट मैं आप पर छोड़ देता हूँ, वो आप कैलकुलेट कर लेना। लॉग से नहीं आता है तो लॉग का वीडियो ऑलरेडी मैंने बनाया हुआ है, तो आप उसे देख लेना, लॉग टेबल कैसे यूज करते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, कैलकुलेट द रेशियो ऑफ मीन स्क्वायर स्पीड्स ऑफ मॉलिक्यूल्स एट 30 केल्विन एंड 120 केल्विन। देखो मेरा फोन बज रहा है, चलो यहाँ पे देखो, एक तो रूट मीन स्क्वायर होता है, ध्यान से देखना, एक तो होता है आपका रूट मीन स्क्वायर, जिसको तुम लिखते हो VRMS। लेकिन अगर उसने रूट वर्ड हटा दिया है, सिर्फ मीन स्क्वायर, इसका फॉर्मूला क्या होता है, √3 RT/m0। लेकिन अगर उसने रूट हटा दिया है, रूट हटाने का मतलब है, इसका रूट कैसे हटेगा बताओ, इसका रूट हटेगा दोनों तरफ स्क्वायर करके। अगर उसने मीन स्क्वायर बोला, ये रूट मीन स्क्वायर स्पीड हो गया, अगर उसने मीन स्क्वायर स्पीड बोला है, मीन स्क्वायर स्पीड, इसका मतलब क्या, रूट हटाना है। रूट कैसे हटेगा, स्क्वायर करके। तो मीन स्क्वायर स्पीड का मतलब होता है 3 RT/m0, कि आप स्क्वायर रूट हटा दो, V²। मीन स्क्वायर स्पीड का मतलब V²RMS, रूट मीन स्क्वायर स्पीड का मतलब VRMS, ये बात ध्यान में रखना। अब एक काम करो, यहाँ पे देखो क्या बोला है, मीन स्क्वायर स्पीड्स ऑफ मॉलिक्यूल्स एट 30 केल्विन एंड 120 केल्विन। तो आपका पहला टेम्परेचर दिया हुआ है 30 केल्विन, दोनों को कंपेयर करना है, कंपेयर करने वाला रेशियो निकालना है, और T2 का वैल्यू 120 केल्विन है। तो हमें मेन स्क्वायर स्पीड बोला, हम लोग ये वाला यूज करेंगे, ठीक है। तो VRMS² पहले वाले का डिवाइडेड बाय VRMS
का स्क्वायर दूसरे वाले का। फॉर्मूला क्या है? 3RT/m0, 3RT1/m0। अब वो सेम गैस है तो मोलार मास तो सेम रहने वाला है, बस टेम्परेचर अलग अलग हो जाएगा। तो यहाँ पे 3R/m0 कैंसल आउट हो जाएगा, दैट इज T1/T2। और T1 आपका 30 है, T2 आपका 120 है, तो ये हो जाएगा आपका 1/4। तो आपका रेशियो आ गया 1/1:4 का। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अ गैस, एक सेकेंड, ठीक है। A gas in a cylinder is at pressure P. If the masses of all the molecules are made 1/3 of their original value and their speeds are doubled, then find the resultant pressure. ठीक है, पहले देखो हमने क्या किया। एक गैस का जो प्रेशर होता है, प्रेशर पी, वो क्या होता है? 1/3 रो, या आप दूसरा वाला फॉर्मूला यूज करोगे तो बेटर हो जाएगा। प्रेशर ऑफ एन आइडियल गैस हमने देखा था 1/3 NM/V, और यहाँ पे V²RMS। याद रखना ये RMS स्पीड है और नीचे का ये वॉल्यूम है। तो उन्होंने क्या बोला है कि अगर इफ masses of all the molecules are made 1/3 of their original value, मतलब जो नया मास है, न्यू मास को हम m डैश लेते हैं, वो पुराने मास का 1/3 है, डिवाइडेड बाय 3 है। एंड देयर स्पीड्स आर डबल्ड, और स्पीड को डबल कर दिया। इसका मतलब VRMS जो नया वाला है, डैश यूज करो नए वाले के लिए, वो डबल है पुराने RMS की। ये कर दिया। बाकी सब कुछ सेम रखा है, वॉल्यूम, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल सेम रखा है। तो बताओ नया वाला प्रेशर क्या होगा? तो नया वाला प्रेशर को हम P डैश ले लेते हैं। तो मुझे बताओ कि अगर P का ये फॉर्मूला है, तो न्यू प्रेशर, यहाँ पे लिख देता हूं मैं, न्यू प्रेशर P डैश क्या होगा? तो P डैश का फॉर्मूला क्या होगा? फॉर्मूला तो सेम होगा ना, 1/3 M डैश हो जाएगा, क्योंकि M डैश हमने चेंज कर दिया है, V वही है, और यहाँ पे आपका आ जाएगा V डैश का स्क्वायर RMS, मतलब नया वेलोसिटी। तो अब आप एक काम करो, इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, 1/3 N, M डैश की जगह पे M/3 डाल दो, M/3 डाल दो, डिवाइडेड बाय V तो वैसा ही रहेगा, और आपका V डैश RMS की जगह पे 2VRMS डाल दो, 2VRMS, और स्क्वायर है तो पूरा स्क्वायर होगा, याद रखना पूरा स्क्वायर है। तो ये आपका हो जाएगा 1/3। ये एक काम करो, जो 1/3 आपको दिख रहा है, या फिर ऐसे काम करो, 1/3 N/3, ये V ऐसे रहने दो, और ये आपका आ जाएगा 4VRMS का स्क्वायर। ठीक है, इसको थोड़ा अच्छे से लिखना है तो कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा। ये 4 जो है वो न्यूमरेटर में है, 4VRMS का स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे करना क्या है, ये वाला जो 4 है और ये वाला जो 3 है, 4/3 को साइड में लिख लो। 4/3, ये P डैश का वैल्यू लिख रहा हूं मैं। 4 ऊपर वाला और नीचे वाला 3 को साइड में लिख दिया, बचा क्या? 1/3 यहाँ पे, ये NM V²RMS, और नीचे आपका वॉल्यूम V। अब ध्यान से देखो तो ये आपका पुराना वाला P है, देख रहे हो यहाँ पे, पुराना वाला P है, पहला वाला P है। इसका मतलब हम यहाँ पे लिख सकते हैं P डैश इज इक्वल टू 4/3 P। ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। Show that RMS velocity of an oxygen molecule is √2 times that of a sulfur dioxide molecule at STP। At STP वाला मतलब बोला है कि टेम्परेचर दोनों का हमने सेम रखा है, बस आपको दिखाना है कि ऑक्सीजन का RMS वेलोसिटी √2 टाइम्स है सल्फर डाइऑक्साइड की। तो आपको इस केस में, अब देखो पहले पहले बात तो ये कि ऑक्सीजन O2 है, इसका मोलार मास हम लोग जो है M1 मान के चलते हैं। ऑक्सीजन का मोलार मास कितना होता है? मॉलिक्यूल का मास एक O16 होता है, लेकिन O2 है तो 32 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे आपका एक तो ऑक्सीजन का हो गया, बाकी दूसरा है सल्फर डाइऑक्साइड। अब सल्फर डाइऑक्साइड में देखो क्या होता है, सल्फर का 32 होता है। तो अगर मैं M2 की बात करूं तो सल्फर का 32 होता है और ऑक्सीजन का 32 होता है। इसका मतलब इसका मोलार मास 64 हो जाएगा। ठीक है, बाकी टेम्परेचर दोनों का सेम है। तो अगर हमको RMS स्पीड, इसका RMS स्पीड V1 ले लेते हैं,
आरएमएस स्पीड ऑफ ऑक्सीजन, और इसका आरएमएस स्पीड V2 ले लेते हैं, आरएमएस स्पीड ऑफ सल्फर। तो हमको पता है VRMS का फॉर्मूला क्या होता है, √3RT/m0। तो आप देख सकते हो यहाँ पे टेम्परेचर R सब कुछ तो सेम है, या फिर एक काम करो सीधा V1/V2 ले लो, V1/V2, V1 आरएमएस स्पीड ऑक्सीजन का है और V2 सल्फर का है, √3RT/m1 डिवाइडेड बाय √3RT/m2। ठीक है, ऊपर ऑक्सीजन का नीचे सल्फर का। तो भाई आपका यहाँ पे देख सकते हो 3R और T तो कैंसल आउट हो जाएगा, M2 ऊपर चला जाएगा तो ये M2/m1 हो जाएगा। M2/m1 का मतलब M2 का वैल्यू कितना है, 64 है, और M1 का वैल्यू 32 है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे V1/V2 कितना हो जाएगा बताओ, √64/32 2/1, दैट इज इक्वल टू √2। इसका मतलब V1 क्या हुआ, √2 ऑफ V2। तो ऑक्सीजन का VRMS सल्फर के √2 टाइम्स है, वही तो हमको प्रूव करना था, राइट। चलो आगे बढ़ते हैं। एट व्हाट टेम्परेचर विल ऑक्सीजन molecules have same RMS speed as helium molecules at STP? Molecular masses of oxygen and helium are 32 and 4। तो पहले हम बात कर लेते हैं ऑक्सीजन की। तो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स के लिए हमने VRMS का वैल्यू, इसका RMS वैल्यू, RMS स्पीड जो है वो हम V1 ले लेते हैं, और मोलार मास इसका कितना हो जाएगा, M1 ले लेते हैं, दैट इज इक्वल टू, ऑक्सीजन का मोलार मास कितना होता है, 32 होता है। तो इसमें सबने 1-1 लगा दिया, ऑक्सीजन में हमने 1-1 लगा दिया। और दूसरा आपका हीलियम की बात कर लेते हैं, हीलियम He। हीलियम के लिए हम क्या करेंगे, आरएमएस स्पीड, इसका V2 ले लो, और मोलार मास इसका हम लोग M2 ले लेते हैं, और हीलियम का मोलार मास 4 होता है। तो बोला क्या है, एट व्हाट टेम्परेचर विल ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स हैव सेम आरएमएस स्पीड एज हीलियम मॉलिक्यूल्स एट एसटीपी। मतलब ये कि ऑक्सीजन का जो टेम्परेचर है, ऑक्सीजन का किस टेम्परेचर पे, ध्यान से सुनना, ऑक्सीजन का किस टेम्परेचर पे आरएमएस स्पीड हीलियम के आरएमएस स्पीड के इक्वल हो जाएगा, अगर हम हीलियम का आरएमएस स्पीड एसटीपी पे कैलकुलेट करें। तो अगर आपको एसटीपी दिया हुआ है तो आप क्या करोगे, टेम्परेचर जो है वो 273 केल्विन ले लोगे, स्टैंडर्ड टेम्परेचर 273 केल्विन, 0 डिग्री सेल्सियस। ओके, अब ये किसका है बताओ, ये हीलियम का है, तो इसको मैं T2 लिखूंगा, क्योंकि हीलियम का टेम्परेचर देके रखा हुआ है एसटीपी। ऑक्सीजन का क्या टेम्परेचर है, ऑक्सीजन का टेम्परेचर हम लोग को नहीं मालूम, तो उसको हम T1 ले लेंगे। ये टेम्परेचर पता करना है, ऑक्सीजन के किस टेम्परेचर पे हीलियम का आरएमएस स्पीड इक्वल हो जाएगा दोनों का, और हीलियम का आरएमएस स्पीड हमने स्टैंडर्ड टेम्परेचर पे लेके रखा हुआ है, दैट इज 273 केल्विन। तो इसको सॉल्व कर लोगे तो हम उनके हिसाब से इनको क्या बोल के रखा हुआ है, दैट योर वेलोसिटी आर इक्वल, आरएमएस स्पीड आर इक्वल। पहली बात तो ये, आरएमएस स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, 3RT1/m0, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3RT2/m2, M1 M2 आ जाएगा। और यहाँ पे आपका दोनों तरफ स्क्वायर कर दोगे तो 3R T1/m1 इज इक्वल टू 3R T2/m2, 3R जाएगा। तो T1 का वैल्यू हमको पता करना है, M1 का वैल्यू 32 है, T2 का वैल्यू हम लोग को देके रखा हुआ है 273, और M2 का वैल्यू 4। सो फाइनली आपका T1 का वैल्यू हो जाएगा 273 मल्टीप्लाइड बाय 32 डिवाइडेड बाय 4। इसको सॉल्व कर लो, आई थिंक 2184 केल्विन आ जाएगा, दैट इज योर आंसर। ठीक है, मैं एक बार कंफर्म कर लूं, इसको डायरेक्ट सॉल्व करोगे टू, क्या कितना, 273 मल्टीप्लाइड बाय 32 डिवाइडेड बाय 4 इज 2, सॉरी सॉरी सॉरी, डिवाइडेड बाय 4 इज 2184। ओके, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, एक सेकेंड। Compare the RMS speed of hydrogen molecules at 127 degrees Celsius with RMS speed of oxygen molecules at 27 degrees Celsius। फिर से वही काम करो, हाइड्रोजन के लिए सब 1-1 ले लो, हाइड्रोजन
आरएमएस स्पीड हाइड्रोजन का V1 ले लेते हैं। आरएमएस स्पीड V1, या उसको लिखने की भी जरूरत नहीं है, हम V1 ले लेंगे। और दूसरा टेम्परेचर क्या है? टेम्परेचर इसका T1 है, दैट इज 127 डिग्री सेल्सियस, प्लस 273 करोगे तो 400 केल्विन आ जाएगा, राइट? 273, हाँ ठीक है, 400 केल्विन। और इसका और क्या देखे रखा हुआ है? हाइड्रोजन का मोलार मास, मॉलिक्यूलर मासेस ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन आर 2 एंड 32। तो हम लोग को पता है हाइड्रोजन का मोलार मास, इसको M1 ले लेते हैं, वो 2 होता है। उसके बाद हम बात करते हैं ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन के केस में आरएमएस स्पीड हम V2 ले लेते हैं। आरएमएस स्पीड V2, और टेम्परेचर इसका देके रखा हुआ है 27 डिग्री सेल्सियस। तो 27 प्लस 273 इज इक्वल टू हो जाएगा 300 केल्विन। और ऑक्सीजन का मोलार मास हम लोग को पता है 32 होता है, तो 32 हो गया। चलो शुरू करते हैं फिर। V1 अपॉन V2 निकालना है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का। तो आरएमएस स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? 3RT/m0। तो 3RT1 अपॉन M1, और यहाँ पे हो जाएगा 3RT2 अपॉन M2। सो दैट इज इक्वल टू 3R कैंसल आउट हो जाएगा, तो इसको आप लिख सकते हो √T1 अपॉन M1 डिवाइडेड बाय √T2 अपॉन M2। दैट इज इक्वल टू √T1 का वैल्यू 300 और M1 का वैल्यू 2, अंडर रूट T2 का वैल्यू अरे दोनों का T1 लिख दिया है, सॉरी ये T2 आ जाएगा, एक्सट्रीमली सॉरी, ये T2 आएगा। तो यहाँ पे T1 का वैल्यू जो है, T1 का वैल्यू 400 है, 400, और M1 का वैल्यू 2, यहाँ पे 300 डिवाइडेड बाय M2 का वैल्यू 32। ये 0 0 0 0 हो जाएगा कैंसल, 32 ऊपर चला जाएगा, और ये फाइनली आपका V1 अपॉन V2 जो है वो कुछ ऐसे हो जाएगा। 4 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय, डिवीजन में उल्टा हो जाता है तो 32/3 हो जाएगा, है ना? तो ये कितना हो जाएगा बच्चों बताओ? 2 1 जा 2 2 जा, ये हो जाएगा √64/3, और 64 हमको पता है 8 होता है, 8/√3। तो ये जो रेशियो है V1:V2 का, वो 8:√3 का हो जाएगा। ठीक है, दैट इज योर आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। फाइंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ 5000 cc of a gas at STP given standard pressure is 1.013 into 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। सीसी का मतलब होता है सेंटीमीटर क्यूब। तो हमको गैस का वॉल्यूम देके रखा हुआ है 5000 सी मतलब सेंटीमीटर क्यूब। सेंटीमीटर क्यूब को आपको मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना है। तो देखो 1 सेंटीमीटर 10⁻² मीटर होता है। आपको क्यूब करोगे तो 10⁻² का क्यूब करोगे तो 10⁻6 मीटर क्यूब हो जाएगा। और यहाँ पे 3 0 है तो यहाँ पे 3 कम हो जाएगा, तो इसको आप 5 × 10⁻³ मीटर क्यूब लिख सकते हो। ये हो गया आपका वॉल्यूम। और ऑफ अ गैस एट STP गिवन स्टैंडर्ड प्रेशर इज STP पे, और प्रेशर देके रखा हुआ है आपको 1.013 × 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या फिर पास्कल। काइनेटिक एनर्जी ढूंढना है, तो ये तो भाई सीधा फॉर्मूला है, हमने फॉर्मूला देखा था कि काइनेटिक एनर्जी, एवरेज काइनेटिक एनर्जी 3/2 PV होता है। तो फॉर्मूला में डालो, हो गया काम। 3/2, P का वैल्यू 1.013 × 10⁵, और वॉल्यूम आपका 5 × 10⁻3। तो इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो आ जाएगा आंसर 3। देख लो आप, इसको लॉग की भी जरूरत नहीं है। 5 3 से 15, 15 15 मल्टीप्लाइड बाय 1.013 डिवाइडेड बाय 2, तो 7.597 × 10⁵ और -3 2 हो जाएगा, जो दैट इज योर आंसर। आगे बढ़ते हैं। कैलकुलेट द एवरेज मॉलिक्यूलर काइनेटिक एनर्जी पर किलोमोल पर केजी पर मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन। यहाँ पे 3 क्वेश्चन है, बाकी देख लेते हैं। एट 127 डिग्री सेल्सियस गिवन दैट द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ऑक्सीजन इज 32, और आर का वैल्यू देके रखा। मैं फटाफट सारे वैल्यूज लिख लेता हूँ यहाँ पे। एक तो दिया हुआ है आपका आर का वैल्यू 8.31 जूल पर मोल पर केल्विन, ठीक है।
दूसरा दिया हुआ है आपका m0 मोलार मास ऑफ ऑक्सीजन 32। टेम्परेचर आपको देके रखा हुआ है 127 प्लस 273 ऐड करोगे तो 400 हो जाएगा, 400 केल्विन। और एवोगैड्रोस नंबर तो हम सब लोग को पता ही है होता है। अब सवाल ये है, सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि एवरेज मॉलिक्यूलर काइनेटिक एनर्जी की बात की है पर किलोमोल। पर किलोमोल में कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं पहले आप देखो। क्योंकि आपको पर मॉलिक्यूल तो पता है, पर मॉलिक्यूल मतलब एक मॉलिक्यूल का एवरेज एनर्जी जो है वो आपको पता है, और उसका फॉर्मूला होता है 3/2 केबी टी। ठीक है, 3/2 केबी टी, ये तो आपको पता है। हमको चाहिए पर मोल। तो एक मोल में कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं पहले देख लो। देखो, एक मॉलिक्यूल का एनर्जी इतना है, और अगर मैं आपसे कहूं कि 10 मॉलिक्यूल का कितना होगा, मल्टीप्लाई कर दो 10 से इसको। एक मॉलिक्यूल का मिल गया है, 50 मॉलिक्यूल का पूछा तो उसको 50 से मल्टीप्लाई करना है। तो अब हमको क्वेश्चन पूछा है पर किलो मोल। पर किलो मोल मतलब पर किलो मोल मतलब 1 किलो मोल। तो पहले ये देख लो कि 1 किलो मोल में कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं। अब 1 किलो मोल का मतलब क्या होता है? 1 किलो मोल का मतलब होता है 10⁻³ मोल, 1000 मोल, 1000 मोल। तो एक मोल में तो हम लोग को पता है कितने नंबर होते हैं। एक मोल में हमारे पास एवोगैड्रो नंबर होते हैं। ठीक है, 1 मोल का मतलब होता है Na मॉलिक्यूल्स, एवोगैड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। एक मोल में Na मॉलिक्यूल्स होता है। सो देयर फॉर 10⁻³ मोल मतलब 10⁻³ Na मॉलिक्यूल्स। और यू कैन से, और 10⁻³ मोल का मतलब क्या होता है? 1 किलो मोल। तो 1 किलो मोल में कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हो गए? 10⁻³ Na मॉलिक्यूल्स हो गए। समझ गए? तो आपको एक मॉलिक्यूल का तो देके रखा हुआ है यहाँ पे, पर मॉलिक्यूल आपके पास है, सॉरी। और आपको अगर पर किलो मोल बोला है तो पर किलो मोल में आपने देख लिया कितने मॉलिक्यूल्स है, इस नंबर से उसको मल्टीप्लाई कर दो। सो देयर फॉर एनर्जी, एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर किलो मोल, पर किलो मोल इज इक्वल टू, पहले तो एक मॉलिक्यूल का 3/2 KBT, ये एक मॉलिक्यूल का हो गया, मल्टीप्लाइड बाय 1 किलो मोल में इतने मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो इतने मॉलिक्यूल से आप उसको मल्टीप्लाई कर दो, बात सिंपल है। अब देखो, केबी इंटू एनए का फॉर्मूला होता है, केबी इंटू एनए जो होता है वो होता है आर। तो आपका ये आंसर आ जाएगा 3/2 RT, 3/2 RT। बात सिंपल, निकाल लो आप। अच्छा सॉरी, इंटू 10⁻³ भी है, इंटू 10⁻³। तो आप देखोगे यहाँ पे 3/2 R का वैल्यू 8.31 दे के रखा हुआ है, और टेम्परेचर 400 है। तो इसको आप सॉल्व करोगे तो आपको 8.31 मल्टीप्लाइड बाय 200 मल्टीप्लाइड बाय 3, तो आपको, सॉरी, 4986 आ जाएगा। और इंटू 10⁻³ भी है ना, तो 4986 इंटू 10⁻³। अब अगर आप डेसिमल 3 पीछे शिफ्ट करते हो तो 4.986 इंटू 10⁻³ आ जाएगा, और एक 10⁻³ और भी है, तो ये हो जाएगा 4.986 इंटू 10⁻⁶ जूल। ये हो गया पर किलो, पहला आंसर आपका। अच्छा, दूसरे आंसर की बात कर लेते हैं यहाँ पे। दूसरा वैल्यू क्या है? दूसरा बोला है पर केजी। तो सबसे पहले आपको काम ये करना होगा, अच्छा पर मॉलिक्यूल थर्ड वाला तो वैसे भी जल्दी से निकल जाएगा, ठीक है। तो तीसरा क्या है? पर केजी, पर केजी आपको निकालना है। तो पर केजी मतलब 1 केजी में पहले ये देखो कि कितने मॉलिक्यूल्स हैं। एक मॉलिक्यूल का हमको पता है, हमको बस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पता करना है। तो सबसे पहले आप मास बताओ कितना बोला उन्होंने, मास बोला है 1 केजी। 1 केजी को ग्राम का में कन्वर्ट करोगे तो 10⁻³ ग्राम होता है। तो आप नंबर ऑफ मोल्स निकाल लो पहले। नंबर ऑफ मोल्स होता है मास अपॉन मोलार मास, मतलब 10⁻³ अपॉन मोलार मास कितना है? 32 है। तो ये तो नंबर ऑफ मोल्स हो गए, इतने मोल्स हैं। और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अगर आप चाहते हो तो वो क्या होता है? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, एक सेकेंड,
नंबर ऑफ, ये देखो एक मोल में कितने मॉलिक्यूल्स हैं, एक मोल में, यहाँ पे आपको नंबर ऑफ पहले मॉलिक्यूल्स ढूंढना है। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इज इक्वल टू, एक मोल में Na मॉलिक्यूल्स होते हैं, एवोगैड्रोस नंबर। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाइड बाय एवोगैड्रोस नंबर। तो 10⁻³ डिवाइडेड बाय 32 मल्टीप्लाइड बाय Na। तो अपने पास इतने मॉलिक्यूल्स हैं, एक मॉलिक्यूल का एनर्जी पता है हमको, इतने मॉलिक्यूल्स का भी पता चल जाएगा। सो देयरफॉर एवरेज एनर्जी ऑफ 1 kg इज इक्वल टू, पहले तो एक मॉलिक्यूल का देख लो, 3/2 kBt, मल्टीप्लाइड बाय क्या करोगे, मल्टीप्लाइड बाय 1 kg में कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, इतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, 10⁻³ अपॉन 32 इंटू Na। फिर से यहाँ पे kb इंटू Na r हो जाएगा, तो ये 3/2 RT इंटू 10⁻³ अपॉन 32 हो जाएगा। इसको आप सॉल्व कर सकते हो, मैं यहाँ पे सॉल्व कर देता हूँ। देखो 3/2 R और T तो हमने निकाल रखा है, ये होता है 4986। देखो ना यहाँ पे 3/2 RT था ना, इसको हमने सॉल्व किया तो 4986 आया, तो 4986 ऐसे ही लिख दो, मल्टीप्लाइड बाय 10⁻³ और डिवाइडेड बाय 32। इसको आपको सॉल्व करना है। इसका भी अगर लॉग नहीं यूज किया तो भी चल जाएगा, क्योंकि कोई खास कैलकुलेशन नहीं है। 4986 डिवाइडेड बाय 32, दैट इज 155.8, ये आपका 155.8 आ रहा है, इंटू 10⁻³। अगर डेसिमल आप पीछे शिफ्ट करते हो 1.558, तो 2 जीरो और बढ़ जाएगा और 10⁻5 जूल हो जाएगा। ठीक है, तो ये जूल पर केजी आ गया आपका। नाउ सी यहाँ पे 10⁻2 दे के रखा हुआ है, ये आंसर आपका गलत है, इट हैज टू बी 10⁻5, तो मैं 10⁻5 कर देता हूँ। तीसरा आंसर आपका बचा हुआ है, तो मैं एक काम करता हूँ, एक स्लाइड और ऐड कर लेता हूँ इसके अंदर, बेटर होगा। जस्ट अ सेकेंड। हाँ, यार क्या हो रहा है। देखो आंसर आ गया। अब इसके बाद तीसरा, थर्ड क्वेश्चन तो बचा ही है ना अपना, थर्ड क्वेश्चन में यहाँ पे सॉल्व कर लेता हूँ। थर्ड वन क्या बोला गया है, पर मॉलिक्यूल तो निकाल ही रखा हम लोग ने, एक मॉलिक्यूल का तो हमको पता ही है, तो पर मॉलिक्यूल तो हम जानते ही हैं क्या होता है, 3/2 kBt होता है। अब 3/2 kBt में आप क्या करोगे, केबी, आपको केबी का वैल्यू नहीं दिया हुआ, तो आप ऊपर नीचे Na मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दो, तो केबी इंटू Na आपका आर हो जाएगा 3/2 RT मल्टीप्लाइड बाय 1/Na। अब ये वैल्यू हम जानते हैं, कैलकुलेट कर चुके हैं, 3/2 RT कितना, 4986, तो ये आपका 4986 आ जाएगा। वैल्यूज डाल देना, ऐसे मत करना। ये नहीं कि फट से वैल्यू ऐसे डाल दिया, आप इसको सॉल्व कर, मतलब वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लो। जैसे 3/2, आर का वैल्यू 8.31 और टी आपको 400 दिया हुआ है, मल्टीप्लाइड बाय 1/Na मतलब 6.022 इंटू 10⁻23। तो ये तो आपको पता है 4986 होता है, 4986 डिवाइडेड बाय 6.022 इंटू 10⁻−23 ऊपर चला जाएगा। तो फाइनली इसको सॉल्व करोगे तो आपको ये आंसर आ जाएगा 8.282 इंटू 10⁻−21 जूल। तो ये आपका थर्ड क्वेश्चन है। ठीक है, बढ़े आगे, चलिए अब कुछ फॉर्मूला और देख लेते हैं यहाँ पे, उसके बाद फिर क्वेश्चंस पे चलेंगे। तो यहाँ पे फॉर्मूला आपका कुछ ऐसा है, Cp माइनस Cv इज इक्वल टू आर, आप जानते हो, और देखो Cp माइनस Cv मोलार स्पेसिफिक कैपेसिटी है, और Sp माइनस Sv प्रिंसिपल स्पेसिफिक कैपेसिटी है। मोलार में हम लोग मोल्स लेते हैं, और प्रिंसिपल स्पेसिफिक कैपेसिटी में हम लोग केजी लेते हैं, 1 kg लेते हैं। ये ऑलरेडी आपको मैं थियरी में बता चुका हूँ। ये फॉर्मूला तब यूज करेंगे जब आपका हीट एंड वर्क डन सेम यूनिट्स में होगा। मतलब आप जब वैल्यूज देखोगे ना, तो सीपी और सीवी का के अंदर का जो वैल्यू है, इसके अंदर आपको कैलोरी मिल जाएगा,
और आर में आपको सॉरी 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 सीपी और सीवी, इसके अंदर भी आपको जूल दिखाई देगा और आर में भी आपको जूल दिखाई देगा। अगर दोनों में जूल जूल यूज किया हुआ है तो आप ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। ठीक है, इवन कैलोरी कैलोरी में भी चल जाएगा, पर जनरली ऐसा यूनिट यूज करते हैं। तो दोनों में आपको सेम यूनिट मिल जाएगा, सीपी सीवी और आर, तीनों का यूनिट अगर सेम है तब तो ये फॉर्मूला ठीक है, ये दोनों फॉर्मूला। और एम नॉट यहाँ पे मोलार मास है। लेकिन अगर सपोज करो यहाँ पे हीट जूल में दिया हुआ है और वर्क डन कैलोरी में दिया हुआ है, इन शॉर्ट आपका सीपी और सीवी में आपको कैलोरी दिखेगा और आर में आपको जूल दिखेगा। अगर ऐसा आपको दिखा तो आप फिर ये फॉर्मूला यूज करोगे, सीपी माइनस सीवी इज इक्वल टू आर अपॉन जे, और जे का वैल्यू 4.18 होता है जनरली, जिसको मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट होता है। तो जूल और कैलोरी का कन्वर्जन है, मतलब 1 जूल इज इक्वल टू 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.18 जूल होता है ना। तो इसी 4.18 को हम लोग जे लिख देते हैं यहाँ पे। तो आपको जे से डिवाइड करना होगा, अगर आर दिया हुआ है जूल में और सीपी सीवी दिया हुआ है कैलोरी में, तो आपको फिर ये फॉर्मूला यूज करना है। ठीक है, पहली चीज तो ये। और रेडिएशन में देखो, कोएफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन का फॉर्मूला क्यू ए अपॉन क्यू, अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब डिवाइडेड बाय टोटल अमाउंट ऑफ हीट इंसिडेंट, अमाउंट ऑफ हीट रिफ्लेक्टेड अपॉन टोटल अमाउंट ऑफ हीट इंसिडेंट, और ये अमाउंट ऑफ हीट ट्रांसमिटेड क्यू टी अपॉन क्यू। तो ये तीन रेशियो है ए आर टी, तीनों को ऐड करोगे तो 1 होता है। तो ये हमने देखा था, यहाँ पढ़ा था थियरी में। चलो क्वेश्चंस करते हैं। गिवन द वैल्यूज ऑफ द टू प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट्स, प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट देके रखा हुआ है तो इसमें केजी मिलेगा आपको, देखो कैलोरी केजी दिख रहा है, इसलिए प्रिंसिपल स्पेसिफिक कैपेसिटी है। और इसमें आपको क्या दिख रहा है, कैलोरी दिख रहा है। ठीक है, तो चलो एसपी एसवी में आपको कैलोरी दिख गया। फॉर द हाइड्रोजन गैस के लिए फाइंड द वैल्यू ऑफ जे इफ द यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट आर इज इक्वल टू जूल, देख रहे हो, जूल पर केजी पर केल्विन। तो एसपी एसवी में आपको दिखा कैलोरी और आर में आपको दिखा जूल। कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे? अच्छा, मैंने सीपीसीवी दिया हुआ है, एसपीएसवी भी तो है यहाँ पे, सीपीसीवी और एसपीएसवी, एसपीएसवी। तो सीपीसीवी एसवीएसवी, अगर इसमें कैलोरी दिया है और आर में जूल दिया है तो आप नीचे वाला फॉर्मूला यूज करोगे। ठीक है, नीचे वाला फॉर्मूला क्या कहता है, एसपी माइनस एसवी इज इक्वल टू आर अपॉन एम नॉट जे। तो यहाँ पे भी हम लोग वही यूज करेंगे, एसपी माइनस एसवी इज इक्वल टू आर अपॉन एम नॉट जे। और यहाँ पे वही इस जे का वैल्यू आपको कैलकुलेट करना है, सिंपल है। ठीक है, तो देख लेते हैं एसपी का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 3400, 3400, माइनस एसवी का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 2400, इज इक्वल टू आर का वैल्यू 8300 डिवाइडेड बाय एम नॉट। ये हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का एम नॉट 2 होता है, मोलार मास 2 होता है, तो 2 जे हो जाएगा। तो 3400, 2400, 1000 आ जाएगा यहाँ पे, 1000 इज इक्वल टू 8300 अपॉन 2 जे। तो जे का वैल्यू आपका कितना हो जाएगा, 8300 डिवाइडेड बाय 2000, 00 कैंसिल, और ये आपका आ जाएगा 2 4 8, 2 4 8.2 1 2, और 2 5 10। तो जे का वैल्यू 4.15, और ये जूल पर कैलोरी इसका यूनिट है, जे का जूल पर कैलोरी। बस ये आपका आंसर आ गया यहाँ पे, दैट्स इट। आगे बढ़ते हैं। द डिफरेंस बिटवीन द टू मोलर स्पेसिफिक हीट्स ऑफ अ गैस इज 8000 जूल पर केजी। अब केजी आया, इसका मतलब प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट है। तो हमको पता है एसपी और एसवी से बड़ा होता है, सीपी सीवी से बड़ा होता है, एसपी एसवी से बड़ा होता है। तो डिफरेंस इन्होंने देकर रखा है, एसपी माइनस एसवी कितना, सीपी माइनस सीवी क्यों नहीं लिया, सीपी माइनस सीवी में मोल यूज होता है और एसपी माइनस एसवी में केजी यूज होता है। तो यहाँ तो एसपी माइनस एसवी है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे केजी यूज किया हुआ है इन्होंने, केजी यूज किया हुआ है, इसका मतलब एसपी माइनस एसवी ही आएगा। सीपी सीवी में मोल यूज होता है। तो डिफरेंस देके रखा हुआ 8000 का, 8000 जूल पर केजी केल्विन। ठीक है,
If the ratio of the two specific heats is 1.65, calculate the two molar specific heat. अब sp बड़ा है, sv छोटा है, इसका मतलब देखो वैल्यू 1 से बड़ा है, तो इसका मतलब 1 से बड़ा है मतलब डिनोमिनेटर बड़ा होना चाहिए, न्यूमरेटर छोटा होना चाहिए। तो आप sp ऊपर रखो, sv नीचे रखो, और ये आपका 1.65 आ गया। इसको इक्वेशन 1 डाल दो। अब बस साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है। sp इज इक्वल टू 1.65 sv हो जाएगा। इसको इक्वेशन 2 डाल दो, पुट 2 इन 1, तो आपको sp की जगह पे 1.65 sv यूज करना है, माइनस sv इज इक्वल टू 8000, तो 0.65 sv आ जाएगा इज इक्वल टू 8000। इफ आई एम नॉट रॉन्ग 1.65 माइनस 1 0.65, तो यहाँ से आपको sv का वैल्यू मिल जाएगा 8000 डिवाइडेड बाय 0.65, और इसको आप सॉल्व करोगे डिवाइडेड बाय 8000 divided by 0.65, then you'll get 12307, 12307, yeah, 12307, or you can simply write 1.2307 into 10 raised to 4 पीछे लिया ना हम लोग ने, तो 4। और एसपी का फॉर्मूला क्या है, जूल पर केजी केल्विन पर केल्विन। ओके, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 1.24, नहीं 24 नहीं, 1.23 रहने दो, ऐसे रहने दो। तो आपको एसवी का वैल्यू तो मिल गया। अब एसपी चाहिए, इसका वैल्यू उठा के इक्वेशन 2 में डाल दो, पुट दिस इन इक्वेशन 2, तो आपको मिल जाएगा यहाँ पे एसपी का वैल्यू, एसपी इज इक्वल टू 1.65, एसवी का वैल्यू यहाँ से डाल दो, मल्टीप्लाइड बाय 1.2307 इंटू 10⁻⁴। तो इसको सॉल्व कर लोगे तो 1.2305 लिखा है, बराबर लिखा है ना, हाँ 2307 मल्टीप्लाइड बाय 1.65 कितना आ गया, 2.030, 2.030 इंटू 10⁻⁴, और यूनिट सेम केजी केल्विन। दैट्स इट, समझ गए, बड़े आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। ए दिया हुआ है, आर दिया हुआ है, टी दिया हुआ है। तो अभी अभी हम लोगों ने देखा ए प्लस आर प्लस टी 1 होता है, ए प्लस आर प्लस टी 1 होता है। तो आपको टी का वैल्यू चाहिए, तो टी इज इक्वल टू, यहाँ पे टी आर दिया है, टी आर की जगह पे मैं टी यूज कर रहा हूँ, टी आर ही चलो यूज कर लो, 1 होता है। तो 1 माइनस ए माइनस आर, 1 माइनस 0.72 माइनस 0.24, देख लो कितना हो जाएगा, 1 माइनस 0.96, ये 0.04 हो जाएगा, दैट इज योर आंसर। ओके, आगे बढ़ो। एमएससी पावर का फॉर्मूला होता है हीट एमिटेड, ये क्या है, हीट एमिटेड अपॉन एरिया डिवाइडेड बाय टाइम। और कोएफिशिएंट ऑफ एमिशन का फॉर्मूला होता है, ये एमिसिव पावर है बॉडी का, और ये नीचे वाला एमिसिव पावर है ब्लैक बॉडी का। बॉडी के एमिसिव पावर को ब्लैक बॉडी के एमिसिव पावर से डिवाइड करोगे तो ये रेशियो कोएफिशिएंट ऑफ एमिशन या फिर एमिसिविटी कहलाता है। किरचॉफ्स लॉ में कोएफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट ऑफ एमिशन के इक्वल होता है, या फिर इसी को आप लिख सकते हो कोएफिशिएंट ऑफ एमिशन, सॉरी, एमएससी पावर डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन का रेशियो यहाँ पे एमएससी पावर ऑफ ब्लैक बॉडी के बराबर होता है। तो किरचॉफ्स लॉ पे शायद न्यूमेरिकल ना आए, मुझे नहीं लगता रहेगा यहाँ पे, पर इस पे हो सकता है एमएससी पावर या कोएफिशिएंट ऑफ एमिशन पे। चलो आगे देखते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। द एमएससी पावर ऑफ अ स्फीयर ऑफ एरिया, एमएससी पावर मतलब आर क्यू अपॉन 80। तो एमएससी पावर यहाँ पे आपको दे के रखा हुआ है कितना, द एमएससी पावर ऑफ अ स्फीयर ऑफ एरिया इज इतना है, एमएससी पावर 0.5 किलो कैलोरी पर सेकेंड मीटर स्क्वायर है। अब देखो आपका हीट का वैल्यू किलो कैलोरी यूज किया हुआ है, तो आपका यूनिट जो है हीट का वो किलो कैलोरी है, तो किलो कैलोरी रहने दो, आंसर भी किलो कैलोरी में आ जाएगा। एरिया आपको देके रखा हुआ है 0.02 मीटर स्क्वायर, यहाँ पे भी देखो मीटर स्क्वायर है, तो सेम ऐसा यूनिट है। What is the amount of heat radiated by the spherical surface in 20 seconds? 20 seconds में spherical surface कितना हीट एमिट करेगा? तो ठीक है, चलेगा, इसका आप फॉर्मूला यूज कर लो, और क्या, R इज इक्वल टू क्यू अपॉन 80।
तो R का वैल्यू 0.5, Q अपॉन A का वैल्यू 0.02 और T 20। तो Q इज इक्वल टू आपका हो जाएगा 0.01 इंटू 20, तो ये हो जाएगा 0.2। और देखो यहाँ पे हीट का यूनिट किलो कैलोरी था, तो आपका हीट का आंसर किलो कैलोरी में ही आ जाएगा। ठीक है, दैट्स इट। आगे बढ़ते हैं। वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ है एक, लैम्डा मैक्स इंटू टी इज इक्वल टू बी, लैम्डा मैक्स इंटू टी इज इक्वल टू बी, जहां पे बी जो है कांस्टेंट है, कांस्टेंट का वैल्यू आपको देके रखा रहेगा। तो ये वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ पे कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। अर्थ मीन टेम्परेचर कैन बी अज्यूम टू बी 280, तो टेम्परेचर आपको अर्थ का 280 केल्विन दे के रखा हुआ है। हाउ विल द कर्व ऑफ ब्लैक बॉडी रेडिएशन लुक लाइक फॉर दिस टेम्परेचर, फाइंड आउट। अब देखो ब्लैक बॉडी रेडिएशन का तो भाई आपका जो कर्व है वो ऐसे ही होता है, तो आप कर्व ऐसे ही ड्रॉ कर दो, और यहाँ पे आपको एक लैम्डा मैक्स मिल जाता है ना, ब्लैक बॉडी रेडिएशन के लिए। तो ये लैम्डा मैक्स हम लोग देखते हैं, इसको कैलकुलेट करते हैं, और फिर आप यहाँ पे उसका वैल्यू डाल देना। कर्व तो ऐसा ही होगा। तो फाइंड आउट लैम्डा मैक्स, इन विच पार्ट ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम डज दिस वैल्यू लाई। तो वो तो लैम्डा पे डिपेंड करेगा, जो भी लैम्डा मैक्स का वैल्यू आएगा, वेवलेंथ का वैल्यू, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के कौन से हिस्से में है। ये पूरा चार्ट होता है। फिलहाल तो मैं बोल रहा हूँ कि आपको चार्ट 11th स्टैंडर्ड में मिलेगा, और उसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ क्वेश्चन उनको पूछना चाहिए। अब इतना कैसे बच्चे याद रखें। हमको बस एक रेंज पता है कि अगर आपका लैम्डा 4000 एंगस्ट्रॉम यूनिट से लेकर 7000 एंगस्ट्रॉम यूनिट के बीच में आया, तो ये आपका विजिबल रेंज होता है। उसके अलावा आपको पता है कि इलेक्ट्रोमैग बहुत सारे रेंजेस होते हैं, जैसे इंफ्रारेड रीजन होता है, फिर अल्ट्रावायलेट रीजन होता है, ये सारे बहुत सारे रीजन्स होते हैं। लेकिन अब उसका कुछ रेंज होता है, मतलब जिस तरह से ये वेवलेंथ है 4000 एंगस्ट्रॉम यूनिट से लेकर 7000, ऐसे ही सारे रेंज का जो है वो लैम्डा का वैल्यू होता है। अब उतना सारा वैल्यू आप कहाँ ध्यान रखते जाओगे, तो फिलहाल इसको आप स्किप ही कर दो। आप बस ये लैम्डा निकालने का, लैम्डा मैक्स निकालने का तरीका बस देखो। तो फॉर्मूला तो सिंपल है, लैम्डा मैक्स इंटू टी इज इक्वल टू बी, हमने देखा था। तो आपको यहाँ से लैम्डा मैक्स का वैल्यू मिल जाएगा बी अपॉन टी, बी का वैल्यू टी का वैल्यू डाल दो, हो जाएगा। बी का वैल्यू यहाँ पे देके रखा हुआ है 2.897 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाय डिवाइडेड बाय टी, टेम्परेचर, टेम्परेचर कितना दिया हुआ है 280, बस डिवाइड कर दो। तो आपको ये आंसर मिल जाएगा 1.035 इंटू 10⁻⁵ मीटर। ठीक है, तो ये आपका एक्चुअली जो वेवलेंथ होता है वो इंफ्रारेड रीजन में आता है, इंफ्रारेड रीजन में आता है। तो इसको आपको उतना देखने की जरूरत नहीं है सब कहाँ से कैसे आया, क्योंकि वेवलेंथ के रेंजेस फिक्स होते हैं कि इस वेवलेंथ से लेकर इस वेवलेंथ तक को हम इंफ्रारेड बोलते हैं, इस वेवलेंथ से इस वेवलेंथ तक को हम विजिबल बोलते हैं। तो आपको उतना याद अभी फिलहाल रखने की जरूरत नहीं है, ये वाला हिस्सा छोड़ दो कि कौन से हिस्से में लाई करता है वो, बस आपको लैम्डा मैक्स निकालने का तरीका पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फाइंड द टेम्परेचर ऑफ अ ब्लैक बॉडी इफ इट्स स्पेक्ट्रम हैज अ पीक एट लैम्डा मैक्स। आपको टेम्परेचर पता करना है, लैम्डा मैक्स देके रखा हुआ है, बड़ा सिंपल है, बी का वैल्यू देके रखा हुआ है। तो 3 क्वेश्चन है, मैं फटाफट क्वेश्चन को सॉल्व कर लेता हूँ। तो सबसे पहले आपका लैम्डा मैक्स इज इक्वल टू लैम्डा मैक्स इंटू टी इज इक्वल टू बी होता है। तो टी का वैल्यू क्या हो जाएगा, बी अपॉन लैम्डा मैक्स। तो बस पहले वाले पार्ट में ये तो फिक्स रहेगा 2.897 इंटू 10⁻⁻3, बी का वैल्यू। पहले वाले में लैम्डा मैक्स 700 नैनोमीटर देके रखा हुआ है। अब 700 नैनोमीटर का मतलब क्या होता है, 700 नैनोमीटर का मतलब होता है 10⁻⁹ मीटर। मैं यहाँ पे लिख दो, लैम्डा मैक्स 700 नैनोमीटर है, दैट इज इक्वल टू 700 इंटू 10⁻⁹ मीटर। तो इस वैल्यू को सॉल्व करोगे तो आपको देखो, मैं एक काम करता हूँ, क्या करते हैं, ठीक है सॉल्व कर लो इसको। तो ये 2.897 डिवाइडेड बाय, अगर आप 700 करते हो, 0.004138 आ रहा है, 0.00438 मल्टीप्लाइड बाय ये ऊपर चला जाएगा, तो आपका 10⁶ हो जाएगा, -93, 1 2 3 4 5 6, इसका मतलब 4138 केल्विन आ गया। ठीक है, सेकेंड वाले पार्ट में देखो लैम्डा मैक्स का वैल्यू क्या देके रखा हुआ है,
3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर का मतलब 3 इंटू 10⁻² मीटर। तो टेम्परेचर बी, टी इज इक्वल टू बी अपॉन लैम्डा मैक्स, मैंने डायरेक्टली यहाँ से फॉर्मूला ये ले लिया, डायरेक्टली ये लिख दिया। तो अगेन आपका 2.897 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाय लैम्डा मैक्स, दैट इज 3 इंटू 10⁻²। तो ये तो आपका डायरेक्ट हो जाएगा, इसको लॉग की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। 2.897 डिवाइडेड बाय 3, तो ये हो जाएगा 0.9657, और 10⁻1 है तो 0.00 आएगा, हाँ 0.009657 केल्विन। थर्ड केस है आपका, लैम्डा मैक्स का वैल्यू जो है वो 3 मीटर दिया हुआ है। तो 3 मीटर दिया हुआ है तो टी का वैल्यू जो है वो 2 जीरो आगे शिफ्ट हो जाएगा, और क्या, दैट विल बी इक्वल टू बी अपॉन लैम्डा मैक्स, दैट इज इक्वल टू 2.897 इंटू 10⁻³ अपॉन 3 हो जाएगा, राइट। तो ये आपका आ जाएगा 2.897, 0.9657 आता है, और इंटू 10⁻³ वैसे रह जाएगा केल्विन। तो एक ही तरीके का तीनों क्वेश्चन है, बस आपको वैल्यूज अलग अलग देके रखा हुआ है और कुछ नहीं, राइट। आगे बढ़ते हैं। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ लैम्डा मैक्स फॉर सोलर रेडिएशन अज्यूमिंग दैट सरफेस टेम्परेचर ऑफ सन इज this in which part of the electromagnetic spectrum does this lie। चलिए क्वेश्चन अब ये रहने दो, इसका आंसर जो है आपको जरूरत नहीं है, लेकिन ये क्वेश्चन सेम है आपका। टी देके रखा हुआ है 5800 केल्विन, लैम्डा मैक्स आपको ढूंढना है, फॉर्मूला क्या होगा लैम्डा मैक्स का, लैम्डा मैक्स इंटू टी इज इक्वल टू बी होता है। तो लैम्डा मैक्स इज इक्वल टू बी अपॉन टी, टी दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, बस वैल्यूज डाल दो, आपको आंसर मिल जाएगा। ये काम आप खुद कर सकते हो। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब यहाँ पे कुछ फॉर्मूले और हैं, आप यहाँ पे देख लो, पॉसिबली ये लास्ट कुछ फॉर्मूले होंगे जिन पे क्वेश्चन हम 5-6 क्वेश्चन और करेंगे। तो यहाँ पे आपके पास ब्लैक बॉडी, अच्छा ब्लैक बॉडी का जो एमिसिव पावर होता है उसका फॉर्मूला है, स्टीफन्स लॉ है ये ब्लैक बॉडी का। जो एमएस ब्लैक बॉडी का एमएससी पावर सिग्मा T⁴ होता है, जहाँ पे सिग्मा को स्टीफन्स कांस्टेंट बोलते हैं, इसका वैल्यू आपको देके रखा रहेगा। और आर क्या है, एमएससी पावर है Q/80, ये तो हम जानते हैं। ब्लैक बॉडी का जो एमएससी पावर आर है, आर दैट इज Q/80, वो सिग्मा T⁴ मतलब टेम्परेचर के 4th पावर के प्रोपोर्शनल है। अगर ऑर्डिनरी बॉडी रहा तो, अगर ब्लैक बॉडी रहा तो ये फॉर्मूला, ऑर्डिनरी बॉडी रहा तो बस इसमें ई लग जाएगा, एमिसिविटी याद करो, ई एमिसिविटी, कोएफिशिएंट ऑफ एमिशन, तो बस वो यहाँ पे आपको लग जाएगा। पावर कहीं लिखा रहेगा तो पावर याद रखना, हीट एनर्जी अपॉन टाइम होता है, हीट एमिटेड पर यूनिट टाइम, Q अपॉन टी, पावर मतलब Q अपॉन टी होता है, ये ध्यान में रखो। अगर मान लो बॉडी का टेम्परेचर T है और सराउंडिंग का टेम्परेचर T0 है, तो लॉस ऑफ हीट देखते हैं। अगर मान लो हम यहाँ पे मान लेते हैं कि आपका टेम्परेचर बॉडी का सराउंडिंग के टेम्परेचर से ज्यादा है, तो बॉडी क्या करेगा बताओ, हीट एमिट करेगा और कंटिन्यूसली उसका हीट लॉस होता रहेगा। तो जो हीट लॉस होता है, हीट लॉस पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, इसका फॉर्मूला देखो क्या दिया हुआ है, सिग्मा T⁴ माइनस T⁴। अगर ये ब्लैक बॉडी है तो, और ऑर्डिनरी बॉडी है तो सिग्मा के साथ ई लग जाएगा, ई सिग्मा T⁴ माइनस T⁴। सो दिस इज लॉस ऑफ हीट पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं, चलो। Calculate the energy radiated in 1 minute by a black body of surface area 100 centimeter square when it is maintained at 227 डिग्री सेल्सियस। स्टीफन्स कांस्टेंट देके रखा हुआ है। एनर्जी रेडिएटेड इन 1 मिनट, इसका मतलब टाइम आपको देके रखा हुआ है 1 मिनट का। 1 मिनट है, इसका मतलब 60 सेकेंड्स है ऐसा यूनिट। तो आपको पूछा क्या गया है कि कितना हीट एमिट करता है इन 1 मिनट, सरफेस एरिया 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करोगे तो 10⁻⁴ से, क्योंकि 1 सेंटीमीटर 10⁻² मीटर होता है, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर हो जाएगा, उसका स्क्वायर हो जाएगा। तो इसको आप लिख सकते हो 10⁻² मीटर स्क्वायर। है ना, 2 जीरो कैंसल, 2 जीरो 2 माइनस को कैंसिल कर देगा। बाकी टेम्परेचर दिया हुआ है आपको 227 प्लस 273 कर दो तो ये हो जाएगा 500 केल्विन, और स्टीफन्स कांस्टेंट सिग्मा तो देके रखा हुआ है, बस हो गया, निकाल लो भाई, क्या क्यों निकालना है ना। तो आपके पास आपका फॉर्मूला क्या है, R इज इक्वल टू सिग्मा T⁴, ये ब्लैक बॉडी है ना, हाँ ब्लैक बॉडी है,
तो R इज इक्वल टू सिग्मा टी रेज टू 4 स्टीफन्स लॉ। R पता है हम लोग को क्या होता है, Q अपॉन ए टी होता है, इज इक्वल टू सिग्मा टी रेज टू 4। तो यहाँ से आपको Q का वैल्यू मिल जाएगा ए टी सिग्मा टी रेज टू 4। बस इसको सॉल्व करना है। एरिया 10 रेज टू माइनस 2, टाइम आपका 60 सेकेंड्स, सिग्मा का वैल्यू 5.67 इंटू 10 रेज टू माइनस 8, और टेम्परेचर आपका कितना है 500 का पावर 4। इसको आप सॉल्व कर लोगे तो इसका वैल्यू आपको 2126.25 जूल आ जाएगा। मैं एक बार जस्ट कंफर्म कर लो कि 60 मल्टीप्लाइड बाय 5.67 मल्टीप्लाइड बाय 500 मल्टीप्लाइड बाय 500, तो अरे तो कुछ और ही आ रहा है, कपला है क्या। Q अपॉन ए टी इज इक्वल टू 1 मिनट ही बोला है ना, 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट 270 300 400 500 बराबर तो है, तब क्यों प्रॉब्लम हो रहा है। फिर से देख, अच्छा सॉरी 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 सॉरी, 500 मल्टीप्लाइड बाय 500 पावर 4 है ना, 4 बार मल्टीप्लाई करना था, एक्सट्रीमली सॉरी। मल्टीप्लाइड बाय 5.67 मल्टीप्लाइड बाय 60 आ जाएगा आपको, नो प्रॉब्लम, यही आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एनर्जी इज एमिटेड फ्रॉम अ होल इन एन इलेक्ट्रिक फर्नेस एट रेट 20 वैट। वैट किसका यूनिट होता है, पावर का, और मैंने आपको बताया था पावर क्या होता है, Q अपॉन टी होता है। तो आपको Q अपॉन टी का वैल्यू दिया हुआ है 20 वैट। ओके, व्हेन द टेम्परेचर ऑफ द फर्नेस इज 727 डिग्री सेल्सियस, टेम्परेचर आपको 727 प्लस 273 करोगे तो आपको 1000 केल्विन आ जाएगा, 1000 केल्विन। तो टेम्परेचर आपका 1000 केल्विन आ गया। व्हाट इज द एरिया ऑफ द होल, होल का एरिया आपको पता करना है जहां से हीट निकल रहा है, और आपको सिग्मा का वैल्यू देके रखा हुआ है। तो बोला क्या गया है कि एक ब्लैक होल है, उसमें से कितना हीट एमिट हो रहा है, ठीक है, उसका पावर सॉरी उसका सॉरी उसका हीट एमिट का जो ये पावर है वो 20 वैट है। तो 20 जूल पर सेकेंड, वैट मतलब जूल पर सेकेंड, 20 जूल पर सेकेंड की हीट इससे बाहर आ रही है। टेम्परेचर इसका देके रखा हुआ है, आपको एरिया पता करना है। ओके सो यहाँ पे देखो आपको एमएससी पावर आर का फॉर्मूला पता ही है, आर इज इक्वल टू सिग्मा टी रेज टू 4। ये ब्लैक होल है, तो होल को हम ब्लैक होल मान के चलेंगे यहाँ पे। आर इज इक्वल टू सिग्मा टी रेज टू 4, और सिग्मा का वैल्यू क्यू अपॉन 80 होता है, इज इक्वल टू सिग्मा टी रेज टू 4। तो क्यू बाई टी जो होगा वो ए सिग्मा टी रेज टू 4 हो जाएगा। अब क्यू बाई टी का वैल्यू आपको 20 देके रखा हुआ है, तो 20 इज इक्वल टू एरिया इंटू सिग्मा का वैल्यू 5.7 इंटू 10 रेज टू माइनस 8, यही है ना, सिग्मा का वैल्यू देके रखा हुआ है। और टी रेज टू 4 मतलब टी का वैल्यू आपको 10 रेज टू 3 केल्विन दिया हुआ है, 10 रेज टू 3 का पावर 4 हो जाएगा। सो इट विल बी इक्वल टू 20 इज इक्वल टू ए मल्टीप्लाइड बाय 5.7 इंटू 10 रेज टू माइनस 8 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज टू 4 3 12 हो जाएगा। तो ए का वैल्यू आपका क्या आ जाएगा, 20 डिवाइडेड बाय देखो 5.7 तो रहेगा ही, मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज टू माइनस 8 10 रेज टू 12 10 रेज टू 4 हो जाएगा। तो 20 डिवाइडेड बाय 5.7 इंटू 10 रेज टू माइनस 4, तो इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो आई थिंक ये आंसर आ जाना चाहिए जो यहाँ पे दिख रहा है आपको। फिर भी मैं कंफर्म कर लेता हूँ, 20 डिवाइडेड बाय 5.7 विल गिव यू 3.509, 3.509 इंटू 10 रेज टू माइनस 4 मीटर स्क्वायर आ गया एरिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कंपेयर द रेट्स ऑफ लॉस ऑफ हीट। देखो पहले हम ये क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, कंपेयर द रेट्स ऑफ एमिशन ऑफ हीट। एक्चुअली कैसा है ना कि यहाँ पे क्वेश्चन जो है इसका आंसर जो है टेक्स्ट बुक में का क्वेश्चन है ये आंसर के हिसाब से क्वेश्चन सही नहीं है। आंसर में क्वेश्चन में एमिशन देके रखा हुआ है, लेकिन एक्चुअली में ये जब मैंने क्वेश्चन सॉल्व किया इसको तो ये आंसर से मैच नहीं कर रहा है, पर एमिशन की जगह पे जब वर्ड लॉस लिख दोगे ना तब सही हो जाएगा। तो कंपेयर द रेट्स ऑफ लॉस ऑफ हीट, लॉस ऑफ हीट का फॉर्मूला यूज करेंगे। बाय अ ब्लैक बॉडी मेंटेन्ड एट 727 डिग्री सेल्सियस एंड एट 227 डिग्री सेल्सियस। तो दो ब्लैक बॉडी है, एक का टेम्परेचर 727 है, प्लस 273 ऐड करोगे तो 1000 केल्विन हो जाएगा। 1 2 3 300, एक सेकेंड, इतना ठीक है। और दूसरा का टेम्परेचर 227 है जिसमें 273 ऐड करोगे तो 500 केल्विन हो जाएगा।
सराउंडिंग टेम्परेचर टी नॉट है जिसका वैल्यू दिया हुआ है 27 डिग्री सेल्सियस। 27 प्लस 273 इज इक्वल टू हो जाएगा 300 केल्विन। तो रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट दोनों का आपको करना है। अब रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट का मतलब होता है लॉस ऑफ हीट पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। तो हमने देखा था लॉस ऑफ हीट पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम का फॉर्मूला देखा था, अगर आपको याद होगा तो देखो, सिग्मा टी रेस टू 4 माइनस टी नॉट रेस टू 4। अब यहाँ पे एरिया नहीं दिया तो आप इसको एरिया से मल्टीप्लाई कर दो, मतलब एक सेकेंड, मेरे कहने का मतलब ये है लॉस अपॉन एरिया इंटू टाइम, इसका फॉर्मूला सिग्मा टी रेस टू 4 माइनस टी नॉट रेस टू 4 होता है। ठीक है, तो लॉस ऑफ हीट, लॉस के जगह पे मैं एक काम करता हूं, क्यू लिख देता हूं। ठीक है, क्यू लॉस, लॉस ऑफ हीट पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम का ये फॉर्मूला है। तो आप एरिया को वहां पे भेज दो, तो क्यू लॉस अपॉन टाइम कितना हो जाएगा, सिग्मा टी रेस टू 4 माइनस टी नॉट रेस टू 4 इंटू एरिया, एरिया भी आ जाएगा यहाँ पे, ये एरिया, ये आपका एरिया ए सिग्मा। अच्छा, लॉस अपॉन टाइम जो है इसी को रेट ऑफ लॉस बोलते हैं, इसको मैं आर लिख देता हूँ, आर दैट इज रेट ऑफ लॉस। फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। कभी भी टाइम से डिवाइड अगर किया किसी चीज को तो उसे रेट बोला जाता है। तो ये आपका क्या है, रेट ऑफ लॉस। तो रेट ऑफ लॉस का फॉर्मूला बन गया। अब पहले बॉडी के लिए आप R1 यूज कर लो, दैट इज इक्वल टू ए सिग्मा T1 रेस टू 4 माइनस टी नॉट रेस टू 4, और R2 का वैल्यू आप जाएगा आपका ए सिग्मा T2 रेस टू 4 माइनस टी नॉट रेस टू 4। ठीक है, दोनों को डिवाइड कर दो, दोनों को डिवाइड करोगे तो R1 अपॉन R2, रेशियो ही तो ढूंढना है दोनों के लॉस का। तो ए सिग्मा कैंसिल हो जाएगा, T1 रेस टू 4 माइनस टी नॉट रेस टू 4 अपॉन T2 रेस टू 4 माइनस टी नॉट रेस टू 4। तो T1 का वैल्यू आपको यहाँ पे देख सकते हो 1000 है, 1000 रेस टू 4 माइनस 300 रेस टू 4 डिवाइडेड बाय 500 रेस टू 4 माइनस 300 रेस टू 4। अब इसमें क्या करो, 100 कॉमन ले लो, इसमें इसमें से 100 कॉमन ले लो, तो ये 10 रेस टू 4 बचेगा मल्टीप्लाइड बाय 100 रेस टू 4 बचेगा, माइनस 3 रेस टू 4 मल्टीप्लाइड बाय 100 रेस टू 4 अपॉन 5 रेस टू 4 इंटू 100 रेस टू 4 माइनस 3 रेस टू 4 100 रेस टू 4। 100 रेस टू 4 कॉमन लेके सब में से हटा दो, तो ये आपका आ जाएगा 10 रेस टू 4 मतलब 10,000। 10,000 माइनस 81 डिवाइडेड बाय 5 का पावर 4 कितना होगा, 625 हो जाएगा, 625 माइनस 81। इसको आप सॉल्व करोगे तो आपको 18.23 अपॉन 1 आ जाएगा, वही रेशियो है आपका 18.23:1 आंसर है। याद रखना यहाँ पे एमिशन वर्ड नहीं होना चाहिए, लॉस होना चाहिए, क्योंकि एमिशन फिर वो एमएससी पावर का फॉर्मूला लगेगा एमिशन में। तो मैं आपको ये भी करके बताता हूँ, ये सेम क्वेश्चन है और एमिशन वर्ड के साथ, तब ये आंसर नहीं आएगा। तब देखो क्या आएगा, जब रेट ऑफ लॉस बोला तब ये फॉर्मूला यूज करोगे, जब रेट ऑफ एमिशन बोला तो आप आर का फॉर्मूला यूज करोगे, आर इज इक्वल टू सिग्मा टी रेस टू 4, तो आर क्यू अपॉन ए टी हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू सिग्मा टी रेस टू 4, और ये अपना क्यू अपॉन टी जो है वो ए सिग्मा टी रेस टू 4 हो जाएगा। नाउ इस क्यू बाई टी को आप आर लिखोगे, आर ए सिग्मा टी रेस टू 4। तो एमएससी एमिशन रहा तो एमएससी वाला, एमएससी पावर वाला फॉर्मूला यूज होगा, और लॉस वाले में ये माइनस वाला फॉर्मूला यूज होगा। तो वर्ड्स पे ध्यान देना आप, ठीक है। तो रेट ऑफ एमिशन आपका ये आ जाएगा, दिस इज रेट ऑफ एमिशन। तो सेम चीज है इसमें भी, आप देखो तो R1 का वैल्यू ए सिग्मा T1 रेस टू 4 और R2 का वैल्यू ए सिग्मा T2 रेस टू 4। तो आपको R1 अपॉन R2 का वैल्यू क्या हो जाएगा, ए सिग्मा कैंसिल हो जाएगा, T1 रेस टू 4 अपॉन T2 रेस टू 4। अब T1 T2 तो मैं आपको बता दूं, T1 727 है, तो 727 प्लस 273 1000 केल्विन हो जाएगा, और T2 का वैल्यू 227 प्लस 273 500 केल्विन। और यहाँ पे सराउंडिंग टेम्परेचर की जरूरत नहीं है, जब वो एमिशन की बात हो रही है तो सराउंडिंग टेम्परेचर की जरूरत नहीं है, सराउंडिंग टेम्परेचर की जरूरत लॉस में है। तो ये आपका साइड में आंसर आ गया 1500। तो ये सीधा सीधा आपका आ जाएगा 1000
पावर 4 डिवाइडेड बाय 500 का पावर 4 दैट इज इक्वल टू 1000 अपॉन 500 का पावर 4 दैट इज इक्वल टू 2 का पावर 4 दैट इज इक्वल टू 16। तो ये R1:R2 का रेशियो 16:1 हो जाएगा अगर रेट्स ऑफ एमिशन की बात हो रही है तो। ओके, आगे देखो, कंपेयर द रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट फ्रॉम अ मेटल स्फीयर एट 827 विद द रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट फ्रॉम सेम स्फीयर एट 427। सेम क्वेश्चन है, बस T1 T2 का वैल्यू अलग अलग है। T1 827 प्लस 273 और T2 427 प्लस 273, राइट। और T0 का वैल्यू आपको देखे रखा हुआ है 27 प्लस 273। तो ये 827 प्लस 273 आपका हो जाएगा 1100 केल्विन। ये हो जाएगा 400 प्लस 200 400 500 700 केल्विन, और ये आपका 300 केल्विन। ठीक है, रेट्स ऑफ एमिशन आपको पता है R1/R2 जो होता है रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट, वो होता है A सिग्मा T1⁴ माइनस T0⁴। ये क्वेश्चन अभी भी हम लोगों ने किया था, A सिग्मा T2⁴ माइनस T0⁴। बस सारे वैल्यूज डाल दिए और आपको आंसर आ जाएगा। इसका मैं आपको आंसर बता देता हूँ, आप सॉल्व कर लेना। 132/29 आपका आंसर आना चाहिए, आप चेक कर लेना इसको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कैलकुलेट द एनर्जी रेडिएटेड इन 1 मिनट बाय ब्लैक बॉडी ऑफ सरफेस एरिया। ये तो वही सेम क्वेश्चन हो गया। कैलकुलेट द एनर्जी रेडिएटेड, एनर्जी कितना रेडिएट हुआ है, रेडिएट होने का मतलब एमिट होना है। टाइम 1 मिनट दिया हुआ है, इसका मतलब 60 सेकेंड्स है। ओके, और एरिया आपको देखे रखा हुआ है 200 सेंटीमीटर स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 200 इंटू 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर। और टेम्परेचर आपको पता है दैट इज 127 प्लस 273 दैट इज इक्वल टू 400 केल्विन। तो आपको क्यू ढूंढना है, तो आप एमएससी पावर का फॉर्मूला लगाओगे, क्यू इज इक्वल टू सिग्मा T⁴, ब्लैक बॉडी है ना, सिग्मा T⁴, और Q अपॉन AT इज इक्वल टू सिग्मा T⁴। तो Q इज इक्वल टू AT सिग्मा T⁴। ये क्वेश्चन ऑलरेडी हमने सॉल्व करके रखा हुआ है। अब सारे वैल्यूज आप डाल दो। 200 इंटू 10⁻⁴ एरिया दिया हुआ है, टाइम आपको 60 सेकेंड्स दिया हुआ है, सिग्मा का वैल्यू 5.67 इंटू 10⁻⁸ दिया हुआ है, और टेम्परेचर का वैल्यू 400 दिया हुआ है, 400 का पावर 4। जो भी आएगा आपको आंसर आ जाएगा। इसका आंसर भी आपको मैं बता देता हूँ, आपका आंसर आना चाहिए 1742 जूल, 1742 जूल। आप इसको बस कैलकुलेट करना, आप कैलकुलेट कर लो। मुझे लगता है लॉ की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, सीधा कैलकुलेशन करोगे तो भी हो जाएगा। आगे बढ़े। 60 वैट फिलामेंट लैम्प, 60 वैट फिलामेंट लैम्प मतलब वैट मतलब पावर होता है, पावर क्या होता है Q/T होता है, दैट इज इक्वल टू 60 वैट। Q/T देकर रखा हुआ है। A 60 watt filament lamp loses all its energy by radiation from its surface. The emissivity of the surface is, अब emissivity देके रखा मतलब ये ब्लैक बॉडी नहीं है, 0.5 emissivity है। The area of the surface is 5 into 10⁻⁵ मीटर स्क्वायर। Find the temperature of the filament, filament का आपको टेम्परेचर ढूंढना है। फॉर्मूला लगेगा आपका R का, R का फॉर्मूला यहाँ पे E सिग्मा T⁴ आएगा, बिकॉज दिस इज ऑर्डिनरी बॉडी, ब्लैक बॉडी नहीं है। ब्लैक बॉडी के लिए E का वैल्यू 1 होता है, E का वैल्यू 1 से छोटा है, इसका मतलब ये ऑर्डिनरी बॉडी है। और R का वैल्यू आपको पता है Q अपॉन AT होता है, दैट इज E सिग्मा T⁴। तो यहाँ से आपको T⁴ का वैल्यू मिल जाएगा Q अपॉन AT E सिग्मा। तो T⁴ का वैल्यू पहले ढूंढ लो, और उसके बाद लॉग से आप T का वैल्यू मतलब फोर्थ पावर ढूंढ सकते हो। Q का वैल्यू कितना दिया हुआ है, अच्छा Q अपॉन T डायरेक्टली देके रखा हुआ है, देखो पूरा Q अपॉन T हम लोग को दे रखा है 60। नीचे एरिया आ जाएगा, ये एरिया का वैल्यू कितना दिया हुआ है 5 इंटू 10⁻⁵, और E का वैल्यू आपको 0.5 दिया हुआ है, और सिग्मा का वैल्यू सिग्मा का वैल्यू तो ये है ना 5.67 इंटू 10⁻⁸। पहले तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, 10⁻⁸ ऊपर जाके 10⁸ हो जाएगा। नहीं सॉरी, एक काम करो, 5 का मतलब 1/2 कर लेते हैं। मैं अपने हिसाब से सॉल्व करो, तुम अपने हिसाब से सॉल्व करो, बस इसको सॉल्व करो। 5 को मैं 1/2 ले रहा हूँ, 2 पर भेज रहा हूँ, तो ये 120 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय 5.67 हो जाएगा। तो ये खत्म हो गया, इंटू
8 5 13, तो 10⁻⁻13 ऊपर चला जाएगा। ठीक है, और सॉरी 10⁻13 हो जाएगा ऊपर जाके, ऊपर जाके हो जाएगा ये 10⁻13। अब इसको सॉल्व करोगे, 120 डिवाइडेड बाय 5 डिवाइडेड बाय 5.67, आपको सब लॉग से करना है। तो ये आ जाएगा आपका 4.232 इंटू 233, 23 लिखो तो भी चलेगा, 4.23 इंटू 10⁻13। ना सी इसमें से एक देखो, अब ये है, अब अगर मान लो दोनों जगह पे फोर्थ रूट लोगे, फोर्थ रूट लेने का मतलब होता है पावर को 4 से डिवाइड कर देना। अब यहाँ पे 4 को 4 से डिवाइड करोगे 1 आ जाएगा, पर यहाँ पे 13 को 4 से डिवाइड नहीं कर पाओगे। तो आप एक काम करो, एक 10 इसमें से निकालो, इसमें मल्टीप्लाई कर दो, तो ये 42.3 हो जाएगा, और ये 10⁻12 हो जाएगा। अब एक काम करो, फोर्थ रूट ले लो, तो t इज इक्वल टू 42.3 का पावर 1/4 और 10 12 डिवाइडेड बाय 4। फोर्थ रूट मतलब पावर को 4 से डिवाइड कर देना, तो ये हो जाएगा आपका 42.3 पावर 1/4, और 10 का पावर 12 डिवाइडेड बाय 2 जो होगा वो 3 हो जाएगा। अब ये आपको लॉग से सॉल्व करना होगा, 42.3 डिवाइड पावर 1/4। मैंने आपको बताया कि पावर वाला लॉग से सॉल्व कैसे करते हैं। यहाँ पे फिलहाल मैं डायरेक्टली सॉल्व करके आपको बता दे रहा हूँ। और 42.3 का पावर 1 डिवाइडेड बाय 4 विल गिव यू, फोर्थ रूट आपको मिल जाएगा यहाँ पे 2.55, 2.55 इंटू 10⁻³ केल्विन। यही आपका इसका आंसर होगा। ठीक, तो बच्चों देखो यहाँ पे अगला सवाल आपके सामने है, नेक्स्ट क्वेश्चन। Assuming that the temperature of the surface of the sun is 6000 Kelvin, find out the size of the virtual star in terms of the size of the sun, whose surface temperature is 3000 Kelvin and power radiated by the virtual star 25 times power radiated by the sun. Treat both sun and virtual star as black body. दोनों black body हम ट्रीट कर सकते हैं। पहले हम बात कर लेते हैं सन की। तो यहाँ ये कह रहा है कि भाई जो सन है उसका टेम्परेचर 6000 केल्विन है, तो T1 6000 केल्विन ले लेते हैं, और इसका रेडियस R1 ले लेते हैं, रेडियस R1 ले लेते हैं, और इसका पावर रेडिएटेड, पावर जो है उसको P1 ले लेते हैं। उसके बाद दूसरा आपका वर्चुअल स्टार है, वर्चुअल स्टार का टेम्परेचर T2 ले लेते हैं, जो कि दिया हुआ है 3000 केल्विन, 3000 केल्विन, और इसका जो रेडियस है वर्चुअल स्टार का वो मैं R2 ले लेता हूँ, और पावर जो होगा वो P2, पावर P2। अब इनके हिसाब से आपका जो पावर है जो वर्चुअल स्टार रेडिएट कर रहा है P2, इट इज 25 टाइम्स P1, दैट इज पावर रेडिएटेड बाय सन, है ना, लास्ट में देके रखा हुआ है कि पावर रेडिएटेड बाय वर्चुअल स्टार इज 25 टाइम्स पावर रेडिएटेड बाय सन। ट्रीट बोथ द सन एंड वर्चुअल स्टार एज अ ब्लैक बॉडी। अब सुनो, यहाँ पे हम लोग को पूछा क्या गया है, फाइंड आउट, यहाँ पे देखो, फाइंड आउट द साइज ऑफ द वर्चुअल स्टार इन टर्म्स ऑफ साइज ऑफ सन। स्टार का साइज इन टर्म्स ऑफ साइज ऑफ सन पूछा गया है। अब साइज की अगर हम बात करें तो सन का कौन सा क्वांटिटी उसका साइज रिप्रेजेंट करेगा। देखो, सन और स्टार दोनों स्फेरिकल है, तो स्फीयर का रेडियस जितना बड़ा होता है उतना ही बड़ा स्फीयर भी होता है। तो हम क्या करेंगे, रेडियस को ही साइज लेके चलेंगे। ये साइज हो गया सन का, और ये साइज हो गया आपके स्टार का। तो जब किसी स्फीयर का साइज बताना हो तो जनरली हम रेडियस बता देते हैं, क्योंकि रेडियस जितना बड़ा साइज भी उतना ही बड़ा। तो हम लोग को ढूंढना क्या है, हम लोग को ढूंढना है R2, वर्चुअल स्टार का साइज इन टर्म्स ऑफ R1, दैट इज रेडियस ऑफ द सन। तो चलो पहले एक काम करते हैं, यहाँ पे पावर जो आपको दिख रहा है ना, पावर का रिलेशन दिख रहता है, पहले देख लेते हैं कि पावर का हमारे पास फॉर्मूला क्या आएगा। तो देखो, यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, अब यहाँ पे आप लोग को पता है कि R का जो वैल्यू है, पावर जो होता है, पावर, पावर का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, पावर P इज इक्वल टू क्या होता है, हीट रेडिएटेड पर यूनिट टाइम। पावर रेडिएटेड मतलब हीट रेडिएटेड पर यूनिट टाइम। तो आप लोगों को पता है कि भाई जो R होता है, एमिसिव पावर ऑफ ब्लैक बॉडी, वो सिग्मा T⁻⁴ होता है, और R का वैल्यू Q/80 होता है, दैट इज इक्वल टू सिग्मा T⁻⁴। तो Q/T का वैल्यू यहाँ से निकालोगे तो A सिग्मा T⁻⁴ हो जाएगा, और Q/T को ही तो पावर बोलते हैं। तो पावर का फॉर्मूला आपका आ गया A सिग्मा T⁻⁴। पावर रेडिएटेड इज इक्वल टू A सिग्मा T⁻⁴। तो बस यही आपका पावर आ गया।
अब हम क्या करेंगे यहाँ पे, यही फॉर्मूला दोनों के लिए यूज कर लेंगे। P2 इन टर्म्स ऑफ P1 हम लोग को पता है, तो हम क्या निकालेंगे यहाँ पे, P2 अपॉन P1। P2 क्या है, पावर रेडिएटेड बाय वर्चुअल स्टार, है ना, P2। तो फॉर्मूला क्या आ गया, P का फॉर्मूला क्या है हमारे पास, A सिग्मा T4। तो यहाँ पे लिख देंगे A2 सिग्मा T2 रेस टू 4। ये हो गया आपके वर्चुअल स्टार का। वहीं यहाँ पे A1, अरे यार, A1 सिग्मा T1 रेस टू 4, A1 सिग्मा T1 रेस टू 4, ये आ गया आपके सन का। तो सिग्मा सिग्मा हो जाएगा कैंसिल, क्योंकि वो कांस्टेंट है। अब एरिया जो होता है वो दोनों स्फीयर है, स्फीयर का एरिया होता है 4 πr²। तो A2 को हम लिखेंगे 4 πr2², T2 का पावर 4, और ये हो जाएगा आपका 4 πr1², T1 का पावर 4। 4 π हो गया कैंसिल। तो यहाँ पे आपको R2 अपॉन R1 का स्क्वायर मिल जाएगा, और T2 अपॉन T1 का पावर 4 मिल जाएगा। नाउ रेडियस R2 अपॉन R1 हम लोग को ढूंढना ही है, और P2 अपॉन P1 का वैल्यू हमको दे रखा है। देखो यहाँ से अगर आप P2 अपॉन P1 निकालोगे, P2 अपॉन P1, तो आपको 25 मिल जाएगा, है ना, ये देखो। तो आप P2 अपॉन P1 की जगह पे 25 डाल दो। R2 अपॉन R1 हम लोग को ढूंढना ही है, तो इसका स्क्वायर ऐसे रहने दो। T1 6000 है और T2 3000 है, तो 3000 डिवाइडेड बाय 6000 यहाँ पे आ जाएगा, इसका पावर 4, तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये 1/2 हो जाएगा। 1/2 का पावर 4 का मतलब 2 टू 4, 2 8 2 16। तो ये हो जाएगा R2 अपॉन R1 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 1/16। तो यहाँ से आप देख सकते हो कि R2 अपॉन R1 का स्क्वायर आपका आ गया 25 multiplied by 16. So R2 upon R1 will be equal to under root 25 multiplied by 16, and that will be equal to root of 25 5 होता है, और root of 16 4 होता है, that will be equal to 20, R2 upon R1। So ये R2 is equal to 20 times R1। बस आ गया रिजल्ट। बोलो समझ में आया कि नहीं। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो बच्चों यहाँ पे क्वेश्चंस हुआ कंप्लीट। अब दो तीन एमसीक्यूज है। एमसीक्यूज में भी कई बार क्या होता है, वो क्वेश्चन जो है वो न्यूमेरिकल के फॉर्म में पूछ लेते हैं, तो हम मुझे जो भी लगा वो मैं आपको न्यूमेरिकल जो आपको एमसीक्यूज में देके रखा है वो मैं आपको यहाँ पे सॉल्व करा देता हूँ। तो यहाँ पे देखो, इफ प्रेशर ऑफ एन आइडियल गैस इज डिक्रीज बाय 10% आइसोथर्मली देन इट्स वॉल्यूम विल। तो प्रेशर ऑफ एन आइडियल गैस इज डिक्रीज बाय 10% आइसोथर्मली। आइसोथर्मल का मतलब होता है कि आपका टेम्परेचर इंक्रीज ना हो। तो प्रेशर ऑफ एन आइडियल गैस इज डिक्रीज्ड बाय 10%। तो सबसे पहली चीज तो ये कि टेम्परेचर कांस्टेंट है, ये क्लियर है। दूसरी बात ये कि प्रेशर डिक्रीज हो रहा है। अब P1 अपॉन P2 अगर मैं करूं, तो प्रेशर डिक्रीज कितना होगा, 10%। तो अगर सपोज करो, या फिर आप P2 अपॉन P1 कर लो, बेटर होगा। P2 अपॉन P1, P2 फाइनल प्रेशर है, P1 इनिशियल प्रेशर है। तो P2, अब अगर इनिशियल प्रेशर में 100 रखता हूं, क्योंकि 10% डिक्रीज हुआ है, तो फाइनल प्रेशर 90 हो जाएगा, राइट। सो P2 अपॉन P1 विल बी 9/10। देन इट्स वॉल्यूम विल। अब उसका वॉल्यूम इंक्रीज होगा कि डिक्रीज होगा। सबसे पहले चीज यहाँ पे हमारा आता है चार्ल्स लॉ, या फिर आप ऐसा कर सकते हो यहाँ पे कि दोनों वॉल्यूम में रिलेशन निकाल लो। देखो P1 V1 इज इक्वल टू nRT, और P2 V2 इज इक्वल टू nRT, ऐसा हो जाएगा। क्योंकि टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है, दोनों केस में टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। तो आप लिख सकते हो यहाँ पे दोनों इक्वेशन से P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। ओके, बिकॉज बोथ आर कांस्टेंट, nRT दोनों में आ रहा है ना। तो अब यहाँ पे देखो, आप V1 V2 में रिलेशन निकाल लो, V2 अपॉन V1 निकाल लो, चलो V2 अपॉन V1। तो क्या आ जाएगा, P1 अपॉन P2। अब P2 अपॉन P1 9/10 है, तो P1 अपॉन P2 10/9 हो जाएगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि V2 अपॉन V1 जो है वो 10/9 आ गया। ठीक है। अब यहाँ पे मुझे बताओ कि वॉल्यूम इंक्रीज हुआ है कि डिक्रीज हुआ है। सबसे पहली चीज तो ये है कि इनिशियल वॉल्यूम अगर मैं 9 मान के चल रहा हूँ, देखो, तो फाइनल वॉल्यूम 10 हो गया है। इसका मतलब आपका वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज हुआ है। और अगर वॉल्यूम इंक्रीज हुआ है, तो यहाँ पे तो पहली बात ये कि भाई डिक्रीज वाला ये वाला खत्म और ये वाला खत्म। अब कितना परसेंट इंक्रीज या कितना परसेंट डिक्रीज हुआ ये हमको चेक करना है। तो आप एक काम करो, यहाँ पे कुछ इस तरह से रिलेशन निकाल लो। देखो इसमें
डिविडेंडो यूज कर लो, डिविडेंडो। डिविडेंडो का यहाँ पे एक तरीका होता है जिसमें हम ए अपॉन बी अगर सी अपॉन डी के बराबर है तो ए माइनस बी अपॉन बी, सी माइनस डी अपॉन डी हम ऐसे यूज कर सकते हैं। तो ये एक रेशियो की प्रॉपर्टी है, ये एक फ्रैक्शन की प्रॉपर्टी है। तो इस तरीके से अगर मैं V2 अपॉन वी वन लिखता हूँ, डिविडेंडो बाय डिविडेंडो, क्या हो सकता है V2 माइनस वी वन अपॉन वी वन इज इक्वल टू 10 माइनस 9 अपॉन 9 हो जाएगा। ओके, अब V2 माइनस वी वन क्या है? दिस इज चेंज इन वॉल्यूम डेल्टा V, चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम, एंड दैट इज इक्वल टू 1/9। तो कितना परसेंट चेंज हुआ है या कितना परसेंट इंक्रीज हो गया, मैं यहाँ पे साइड में लिख देता हूँ, डेल्टा V इज इंक्रीज इन वॉल्यूम, क्योंकि वॉल्यूम इंक्रीज हुआ है ना, इंक्रीज इन वॉल्यूम। और V1 क्या है? ओरिजिनल वॉल्यूम, पहले का वॉल्यूम। तो अब कितना परसेंट इंक्रीज हुआ है, इसके लिए आप क्या करोगे? डेल्टा V बाई वी मल्टीप्लाइड बाई 100, तो आप इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो। सो डेल्टा परसेंट इंक्रीज, आप इसको ऐसे लिख दो, परसेंट इंक्रीज इन वॉल्यूम, कितना परसेंट वॉल्यूम इंक्रीज हुआ है, इज इक्वल टू डेल्टा V अपॉन V1 मल्टीप्लाइड बाय 100। तो ये 1/9 मल्टीप्लाइड बाय 100 हो जाएगा। सो दैट इज 100 डिवाइडेड बाय 9। 100 डिवाइडेड बाय 9 करोगे तो कितना आ जाएगा बताओ? 11.11, राइट? 9 1 9 और 9 1 9, 11.11%, दैट इज योर आंसर, ऑप्शन डी। अच्छा, मैंने दोनों टिक कर दिया है क्या? तो ये आपका ऑप्शन डी आ जाएगा, इज करेक्ट। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले एमसीक्यू की तरफ। द रेशियो ऑफ एमिसिव पावर ऑफ अ परफेक्ट ब्लैक बॉडी एट 1327 डिग्री सेल्सियस एंड 527 डिग्री सेल्सियस इज। तो यहाँ पे आपका दो टेम्परेचर देके रखा हुआ है, एक तो 1327 है, उसमें 273 ऐड कर दो। एक सेकेंड ना, सॉरी, 273 ऐड कर दो तो ये हो जाएगा 14 15 1600, 1600 केल्विन। और दूसरा टेम्परेचर आपको देके रखा हुआ है 527 प्लस 273 कर दो तो ये हो जाएगा 800 केल्विन। पूछा ये गया है रेशियो ऑफ एमिसिव पावर। एमिसिव पावर आप लोग को पता है R इज इक्वल टू सिग्मा T रेज टू 4 होता है। तो R1 इज इक्वल टू सिग्मा T1 रेज टू 4 और R2 इज इक्वल टू सिग्मा T2 रेज टू 4, दोनों को डिवाइड कर दो तो आपका रेशियो मिल जाएगा R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू T1 अपॉन T2 का पावर 4, ये 4 है, दैट इज इक्वल टू T1 का वैल्यू 1600 है, T2 का वैल्यू 800 है, काट दोगे तो 2 हो जाएगा, और क्योंकि पावर 4 है तो 2 का पावर 4 16 होता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 16 अपॉन 1, दैट इज रेशियो विल बी R1 इज टू R2 इज इक्वल टू 16 इज टू 1, और ये ऑप्शन बी आ जाएगा आपका। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते, चलो क्वेश्चन तो हो गया। अच्छा, ये पिछले चैप्टर का मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड के 4 एमसीक्यूज मैंने कराए नहीं थे, पर मुझे वो इंपॉर्टेंट लगे। एमसीक्यूज कुछ भी नहीं छोड़ना है पूरे टेक्स्ट बुक में से, टेक्स्ट बुक का सब करके जाओ, लगभग न्यूमेरिकल्स एमसीक्यूज लगभग उसी हिसाब से बनेगा। तो न्यूमेरिकल के पर्पज से एटलीस्ट ये जो 4 एमसीक्यूज है ये न्यूमेरिकल वाला एमसीक्यू है, तो ये मैं यहाँ पे करा दे रहा हूँ, आप देख लेना। और ये पिछले चैप्टर का है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स। आपका काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस थर्ड चैप्टर के न्यूमेरिकल्स खत्म हो चुके हैं ऑलरेडी। तो फटाफट देख लेते हैं, 5 मिनट का काम है। A hydraulic lift is designed to lift heavy objects of maximum mass 2000 kg. The area of cross section of piston carrying the load is this. What is the maximum pressure the piston would have to bear? यार ये तो बड़ा सिंपल है, आपको प्रेशर पूछा है। प्रेशर इज इक्वल टू क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया। तो ये आपका पिस्टन है, तो ये मैक्सिमम कितना वेट उठा सकता है ऊपर, मान लो कोई गाड़ी है कुछ है, कितना वेट उठा सकता है? जो इसका वेट होगा उतना ही फोर्स ये इस पर एक्सर्ट करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे वेट विल बी इक्वल टू फोर्स एंड दैट इज इक्वल टू mg। तो आपका वेट mg हो जाएगा अपॉन ए। ना देखो ये यहाँ पे 2000 है, मास जो देके रखा हुआ है, जो मैक्सिमम मास ये बेयर कर सकता है वो है आपका 2000, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 9.8, और एरिया जो है वो क्रॉस सेक्शन एरिया आपको देके रखा हुआ है 2.25 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻²। तो यहाँ से आपको आंसर आ जाएगा, इसको आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, और कैलकुलेशन में मैं यहाँ पे कर दे रहा हूँ। वैसे एमसीक्यू में
कैलकुलेशन ऐसे नहीं आता है, लेकिन ये न्यूमेरिकल के फॉर्म में पूछा जा सकता है। तो डिवाइडेड बाय 2.25 ये आपका आ जाएगा 8711, कहीं दिख रहा है क्या? हाँ, 8711 इंटू 10⁻²। 8711 इंटू 10⁻², सॉरी 10⁻² ऊपर चला जाएगा। यार ये तो काफी ज्यादा आ गया। इसमें तो अच्छा 10⁻6 दे के रखा हुआ है, सॉरी +2 आ जाएगा क्योंकि ऊपर जा रहा है ना। तो अब आपके पास प्रेशर का वैल्यू आ गया 8711 इंटू 10⁻², न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब देखो यहां से अगर आप सपोज करो डेसिमल यहाँ शिफ्ट करते हो, चार पीछे शिफ्ट करते हो, 1 2 3 4, तो ये हो जाएगा 0.8711 इंटू 10⁻⁴। 10⁻⁴, क्योंकि आपने चार डेसिमल पीछे ही चले गए, और 10⁻² तो पहले से ही था, तो ये हो जाएगा 0.8711 इंटू 10⁻⁶ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो ये आपका फर्स्ट ऑप्शन आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। टू कैपिलरी ट्यूब्स ऑफ रेडियस 0.3 सेंटीमीटर, एक का रेडियस 0.3 सेंटीमीटर है एंड दूसरे का रेडियस 0.6 सेंटीमीटर है, आर डिप्ड इन द सेम लिक्विड, द रेशियो ऑफ हाइट्स थ्रू विच द लिक्विड विल राइज इन द ट्यूब। अब देखो हमने देखा था कि कैपिलरी के अंदर जो कितना राइज होता है h, अगर बाकी सब कुछ सेम रखते हो तो h इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r। अगर h इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r है तो आप ऐसे लिख सकते हो h1/h2 इज इक्वल टू, उल्टा हो जाएगा r2/r1। इनवर्सली प्रोपोर्शनल में ऐसा लिखा जाता है। तो रेशियो ऑफ हाइट्स पूछा है, मतलब h1/h2 पूछा है, तो h1/h2 आपका क्या हो जाएगा r2। r2 का वैल्यू क्या है 0.6, r1 का वैल्यू क्या है 0.3, दैट इज इक्वल टू 2/1। तो रेशियो 2:1 हो गया, दैट इज ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, द एनर्जी स्टोर्ड इन अ सोप बबल ऑफ डायमीटर 6 सेंटीमीटर एंड सरफेस टेंशन T दे के रखा हुआ है आपका 0.04 न्यूटन पर मीटर, और डायमीटर यहाँ पे 6 सेंटीमीटर है, तो रेडियस जो है वो 3 सेंटीमीटर हो जाएगा, और 3 सेंटीमीटर को 3 × 10⁻² मीटर लिख सकते हैं। सवाल ये है कि एनर्जी स्टोर्ड इन अ सोप बबल, मैंने बताया था सोप बबल बनाने के लिए एनर्जी चाहिए, एनर्जी वर्क डन उसका एक ही फॉर्मूला है dW, दैट इज इक्वल टू T × dA। जब सोप या बबल बनता है, जब सोप या बबल बनता है तो ऑब्वियसली बात है कि पहले वो था नहीं, तो उसका इनिशियल एरिया 0 होगा और फाइनल एरिया यही होगा जो आपके पास यहाँ पे है। तो अगर मैं चेंज इन एरिया की बात करूं तो चेंज इन एरिया डीए जो है, जितना एरिया इसका फाइनल एरिया है वही चेंज इन एरिया हो जाएगा। और क्योंकि ये स्फीयर है, एक सेकंड, मैंने इसके पहले स्फीयर का ही किया था, वो सही था ना? हाँ ठीक है, सॉरी। तो अगर सपोज करो ये स्फीयर है तो स्फीयर का 4πr² होगा, तो T इंटू, और यही जो आपका dW है इसको हम वर्क डन भी बोलते हैं और सरफेस एनर्जी भी बोलते हैं। तो इतनी एनर्जी लगेगी एक बबल को बनाने के लिए, सोप बबल को बनाने के लिए, सोप बबल में इतनी एनर्जी आपने जो बनाने के लिए दिया है वो इसके अंदर स्टोर हो जाएगा। तो T × dA, का वैल्यू क्या हो जाएगा 4πr², बस इसको सॉल्व कर लो। तो T का वैल्यू आपको 0.04 मिल जाएगा, मल्टीप्लाइड बाय 4 मल्टीप्लाइड बाय 3.14 मल्टीप्लाइड बाय R, रेडियस इसका 3 × 10⁻² मीटर होगा। ठीक है, हाँ इसमें एक गड़बड़ है, ध्यान देना वापस, अभी मुझे याद आया। मैंने बताया था कि अगर बबल होगा, अगर बबल होगा तो एरिया डबल हो जाएगा, तो इसका मतलब डीए जो होगा दैट विल बी इक्वल टू मल्टीप्लाइड बाय 2 एंड दैट इज 8πr²। सो इट हैज टू बी 2 टाइम्स 4πr², क्योंकि इसका अंदर का सरफेस एरिया भी होता है फ्री सरफेस एरिया, बाहर का भी फ्री सरफेस एरिया होता है। मैंने बताया था बबल में दो फ्री सरफेस एरिया होते हैं, तो आपको 4πr² डबल लिखना है, अंदर का भी और एक बाहर का भी, तो 2 टाइम्स 4πr² दैट इज इक्वल टू, ये 8 हो जाएगा, 8 इंटू 10। अब इसको सॉल्व कर लो आप, आंसर आ जाएगा 0.04 मल्टीप्लाइड बाय 8 मल्टीप्लाइड बाय 3.14 मल्टीप्लाइड बाय 3 3 9 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁴। तो अभी मैं इसको सॉल्व कर लेता हूँ, आप इसको सॉल्व कर लेना, मैं फटाफट कैलकुलेटर से कर लेता हूँ, पर आप कैलकुलेटर यूज नहीं करोगे, आपको अलाउड नहीं होगा, ठीक है? तो मल्टीप्लाइड बाय 9, ये आंसर आ रहा है मेरा 9.042, 9.04 लिख देते हैं, इंटू 10⁻⁴। तब एक 10⁻⁻1 इसके अंदर मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये 0.904 हो जाएगा, इंटू 10⁻³ हो जाएगा जूल, और ये आपका फर्स्ट आंसर आ जाता है। ओके,
आगे बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन आपका, टू hailstones with radii in the ratio 1:4 fall from the height through atmosphere। तो दो स्टोन यहाँ पे गिर रहे हैं और इनका जो रेडियस है, एक मान लो R1 है, दूसरे का रेडियस R2 है, और R1 अपॉन R2 1/4 है, रेशियो देके रखा हुआ है। देन द रेशियो ऑफ देयर टर्मिनल वेलोसिटीज, इनके टर्मिनल वेलोसिटी का रेशियो क्या होगा? तो मान लो इसका टर्मिनल वेलोसिटी v1, इसका टर्मिनल वेलोसिटी v2। अब टर्मिनल वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है 2/9 r²g रो माइनस सिग्मा। मान लेते दोनों स्टोन आपका जो है वो एक ही मटेरियल से बना है, तो दोनों का डेंसिटी सेम होगा। दोनों सेम मीडियम में जा रहे हैं तो मीडियम की डेंसिटी भी दोनों के लिए सेम होगी, तो रो सिग्मा दोनों के लिए सेम हो जाएगा। अच्छा, नीचे ईटा भी आता है, और ईटा भी सेम हो जाएगा दोनों के लिए, क्योंकि ईटा भी मीडियम पे डिपेंड करता है। दोनों के लिए जी भी सेम होगा, सब कांस्टेंट है, बस बचा क्या? r²। इसका मतलब v इज प्रोपोर्शनल टू r²। अगर v प्रोपोर्शनल टू r² है तो आप ऐसे लिख सकते हो v1 अपॉन v2 इज इक्वल टू r1² अपॉन r2²। सो v1 अपॉन v2 इज इक्वल टू r1 अपॉन r2 का होल स्क्वायर। ओके, पर r1 अपॉन r2 क्या है? 1/4 है, 1/4 का स्क्वायर हो जाएगा, 1/16 आ जाएगा। तो v1 अपॉन v2 1/16 है, तो रेशियो 1/16 का आ गया, 1:16 का ऑप्शन सी। तो फाइनली आपका ये जो कुछ न्यूमेरिकल्स रह गया था सेकेंड चैप्टर को, वो भी मैंने करवा दिया, और आपका थर्ड चैप्टर भी यहाँ पे होता है खत्म बच्चों। अगले वीडियो में मिलेंगे चौथे चैप्टर के साथ। थैंक यू। एक सेकेंड, कहाँ गया?